Hey everyone, welcome back to Mind Tutorial. So our today's topic is NEET solved paper of the year 2019, and we will be making this video as a one shot video in which we will be covering each and every question. That is, all the 90 questions will be covered in this video segment, and with each question there will be explanation as well. So yeah, without a further ado, let's get started. So the first question in our biology section is conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. जो फर्स्ट रिएक्शन होती है जिसके अंदर ग्लूकोज 6-phosphate के अंदर चेंज हो जाता है और जो कि एक फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर, तो इसमें कैटेलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है? एल्डोलेस, हेक्सोकाइनेस, इनोलेस या फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. सो ऑप्शंस हमारे कुछ इस तरह थे एंड सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज हेक्सोकाइनेस. ग्लाइकोलाइसिस एक तरह की एनारोबिक एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टेट या फिर हम कह सकते हैं पाइरूवेट के अंदर चेंज हो जाता है. इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है एज अकर्स इन दी मसल्स. तो ये मसल्स के अंदर होता है. दूसरी बात, दो इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है ग्लाइकोलिसिस में. पहली तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate का बन जाना. एक ये वाली स्टेप इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार जब वो स्टेप हो जाएगी तो वो पलटकर वापस से पुरानी स्टेज में नहीं आ सकता. तो एक स्टेज ये वाली इरिवर्सिबल है. इसमें कैटेलाइज करने के लिए हेक्सोकाइनेस वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये जो स्टेप होती है ये फर्स्ट स्टेप होती है एक्टिवेशन फेज की ग्लाइकोलाइसिस में. तो ये तो फर्स्ट की बात होगी. और एक और यहाँ पर साथ में हम पढ़ सकते हैं कि जब फ्रक्टोज जो 6-phosphate होता है F6P हम लिख रहे हैं यहाँ पर, फ्रक्टोज 6-phosphate जो होता है जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट. मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये वाली बातें आ जाती है. 1,6-फ्रक्टोज-बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वाली जब प्रोसेस होती है, ये वाला भी जो कन्वर्जन होता है वो भी इरिवर्सिबल होता है और ये कैटेलाइज किसके थ्रू होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 के थ्रू कैटेलाइज होता है. तो यहाँ पर दोनों मैंने बता दी कि इरिवर्सिबल दो हो सकती है, तो दोनों हमें पता होना चाहिए. एक तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन थी और दूसरी हमने यहाँ पर मेंशन कर ली. तो यहाँ लेकिन सही आंसर कौन सा था? यहाँ पर हेक्सोकाइनेस. आई एम सॉरी, यहाँ गलत टिक हो रहा है. हेक्सोकाइनेस यहाँ पर सही आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? तो इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शंस है. पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. जब फ्लावरिंग इन प्लांट्स हो रही होती है, उसका इंडक्शन करवाना होता है, तो उसके लिए पूछा गया है कि जो साइट होना चाहिए परसेप्शन की फोटो पीरियड के लिए वो नेसेसरी तो होगी, लेकिन वो कौन सी होगी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लेटरल बर्ड्स, शूट एपेक्स, पल्विनस या फिर लीव्स. तो सही आंसर है लीव्स. जब फ्लावरिंग होती है तो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जो होता है वो परसीव करने के लिए लीव्स ऑफ प्लांट जो होती है उनका ही काम होता है. तो यहाँ सही आंसर है लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? इसमें से गोल्डन राइस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? एंड योर ऑप्शंस आर, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड. इसमें विटामिन ए बहुत अच्छे से पाया जाता है क्योंकि इसके लिए विटामिन ए के लिए जो जीन लिया गया था वो डेफोडिल प्लांट से लिया गया था. ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनका जीन बेसिलस thuringiensis से लिया गया था, जिसको बीटी आपने सुना होगा, बीटी कॉटन वगैरह वाला, तो वो बेसिलस thuringiensis होता है, वहाँ से लिया गया था. या फिर ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है, सूखा पड़ जाने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको डेवलप करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज़ किया गया था. या फिर इसकी जो येलो ग्रेन्स होते हैं वो एक जीन की वजह से होते हैं जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि एक प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस से इंट्रोड्यूस किए गए थे. तो ये सारे ऑप्शंस थे. तो यहाँ जो सही आंसर है, हमसे ट्रू पूछा गया था, वो है फर्स्ट वाला. ये विटामिन ए एनरिच्ड होते हैं, इसमें बहुत सारा विटामिन ए होता है और वो भी किस लिए होता है? क्योंकि जो कहना चाहिए डेफोडिल प्लांट से वहाँ से उसको डिराइव किया था, इसलिए इन राइस के अंदर कहना चाहिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है. और आपने नॉर्मली सुना होगा गोल्डन सेलर राइस कर इसे कहा जाता है. नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स पर भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये गोल्डन सेलर राइस आसानी से मिल जाते हैं, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं. तो ये वाली बात हो जाती है. और दूसरी बात यहाँ पर एक और डिस्कस कर सकते हैं हम, गोल्डन राइस के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ये नॉर्मल जैसे राइस होते हैं वैसे ही राइस होते हैं. इनके अंदर बायोसिंथेसिस होता है बीटा कैरोटीन का, जो कि एक फॉर्म है विटामिन ए का. इसका गोल्डन और येलो कलर होता है. इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, GMO है ये. और ये एक तरह का फोर्टिफाइड फूड है जिसको प्रोड्यूस किया गया था विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर स्केयरसिटी होती है विटामिन ए की, उन एरियाज़ के लोगों को ये खिलाने के लिए राइस का प्रोडक्शन किया गया था. इसको जब लेट 1990s की बात है, 1990s की,
उस टाइम पे इसकी शुरुआत की थी बनाने की 2 यूरोपियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था 1990s के अंदर। गोल्डन राइस को डेवलप करने वाले 2 यूरोपियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा था, बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस जीन जो होता है डैफोडिल के अंदर प्रेजेंट, उसको डैफोडिल से निकाल कर राइस के अंदर डाल दिया। तो उसके बाद राइस के प्लांट में जब डाला तो नॉर्मली अब जो राइस वहाँ से बने थे वो कैसे थे, ये ऐसे गोल्डन सेला राइस थे या फिर गोल्डन राइस थे। तो ये सारी बातें हमने इसकी डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ टाइफॉइड। इसमें से करेक्ट पेयर हमें चूज करना है जो कि पॉजिटिव एजेंट जो होता है टाइफाइड फीवर का उसको बताएगा, साथ में उसका टेस्ट कौन सा होता है टाइफाइड का वो भी बताएगा। तो टाइफाइड के बारे में हमको देखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइफाइड के बारे में पता होगा तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर जो उसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट होता है, ये सभी को पता होता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर विडाल टेस्ट के दिख रहे हैं, तो यानी कि हमें सेकंड और फोर्थ में से चूज करना होगा। बाकी यूटीआई टेस्ट तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, और एंथ्रॉन टेस्ट इसका नहीं होता है, तो विडाल टेस्ट ही होता है। विडाल टेस्ट में से हम चूज करते हैं। पीछे 2 ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है साल्मोनेला टाइफी। टाइफी वर्ड ही बता देता है कहीं ना कहीं वो टाइफॉइड से रिलेटेड है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था ये 2019 ईयर में। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही है। टाइफॉइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर हाई फीवर, डायरिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, एस टाइफी जिसको कहा जाता है, वो इसको इन्फेक्ट करने में रहता है एज अ पॉजिटिव एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजन रहता है। टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को डेवलप करने के लिए जॉर्जेस फेर्डिनैंड विडाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1896 में उन्होंने डेवलप किया था। इससे प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में चेक की जाती है। तो ये सारी बातें थी। और साइंटिस्ट का नाम अगर आप चाहो तो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, GEORGES जॉर्ज फेर्डिनैंड FERDINAND फेर्डिनैंड विडाल। तो विडाल नाम यहाँ से लिया गया था, साइंटिस्ट के नाम से ही लिया गया था। विडाल टेस्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 4th ऑप्शन सही था। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains colostrum, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है। जब मदर बर्थ देती है अपने यंग वन को, तो शुरू के टाइम पर जो लैक्टेशन पीरियड का शुरुआती टाइम होता है उसमें कोलोस्ट्रम कहना चाहिए लैक्टेट होता है। तो जो कोलोस्ट्रम होता है वो उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। तो सबसे पहली बात, कोलोस्ट्रम एक तरह का थिन येलोइश मिल्क होता है। फर्स्ट सिक्रीशन फॉर फ्यू डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखने को मिलता है। कोलोस्ट्रम जो रहता है इसके अंदर एक कहना चाहिए इम्यून सिस्टम को सुधारने का या फिर इन्हेंस करने के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इन्हेंसर होता है ये एक तरह का, जो कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, हाई प्रोटीन होते हैं, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है जैसे कि IgA होती है, जो कि ऑप्शन हमारा लास्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। और IgA ये जो चीज़ है ये हेल्प करती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करने में, जो कि थ्रोट में भी, लंग्स में भी, इंटेस्टाइन्स में भी जो इन्फेंट्स के उनको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। यानी उसको नॉर्मली उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में ये जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो जो इनिशियल मिल्क होता है वो थिन येलोइश मिल्क, वो बहुत ज़्यादा इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. पाइनएप्पल प्लांट्स में फ्लावर्स बहुत आराम से और धीरे से आते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज ईल्ड। ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप हार्मोन का लगा सकते हैं पाइनएप्पल प्लांट में जिससे कि उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो और पूरे साल में बहुत ज़्यादा बार हो, जिससे कि जो ईल्ड है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। एंड योर ऑप्शंस आर ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड। सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। पाइनएप्पल जो प्लांट है वो फ्लावरिंग जो है उसकी 1 इन अ ईयर ही होती है, जिसमें वो एक पाइनएप्पल कहना चाहिए प्रोड्यूस करता है।
और फिर उसके बाद वो प्लांट मर भी जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। बट बिफोर इट डाइज इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, मरने से पहले पहले ये ऑफस्प्रिंग भी बना लेता है। अब जो ऑक्सिन और इथाइलिन होते हैं इनको अप्लाई किया जाता है, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है फ्लावरिंग करवाने के लिए पाइनएप्पल प्लांट्स के अंदर, जिससे कि जो इनकी ईल्ड है थ्रू आउट द ईयर वो बढ़ जाती है। सो अप्लाइड ऑक्सिन मिमिक द एक्शन ऑफ इथाइलिन बाय स्टिमुलेटिंग इथाइलिन फॉर्मेशन। जो हम ऑक्सिन यहाँ पर लगा रहे हैं वो मिमिक करता है एक्शन इथाइलिन का, जिससे वो स्टिमुलेट करता है इथिलाइन फॉर्मेशन को, जो कि इथिलीन रहता है ना कि ऑक्सीन रहता है, जिससे कि पाइनएप्पल जो होते हैं वो फ्लावर करने लगते हैं। और जो इथिलीन यहाँ पर है वो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को, साथ में वो सिंक्रोनाइज भी कर देता है फ्रूट सेट को पाइनएप्पल्स के अंदर। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं हमें, आपको बस इतना याद रखना ऑक्सीन और इथिलीन। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with। DNA जो precipitation होता है एक मिक्सचर में से बायोमोलिक्यूल्स के, उसको अचीव करने के लिए किसका ट्रीटमेंट किया जाता है? एसोप्रोपेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, चिल्ड क्लोरोफॉर्म। सही आंसर है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो कि चिल्ड इथेनॉल। जब आइसोलेशन होता है डिजायर्ड जीन का तो चिल्ड इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। इथेनॉल जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि डीएनए प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है, सॉल्यूशन से साइड में आ जाता है, तो जिससे कि जो डीएनए सैंपल है सेल्स के अंदर से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेल्स वहाँ पर टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं थ्रू एजिटेशन, तो उनको मिक्स किया जाता है पानी के साथ, सॉल्ट के साथ और इथेनॉल के साथ, जिससे कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद जो इथेनॉल होता है उसको सॉल्ट के साथ जब देखा जाता है तो वो वर्क करता है, जिससे कि डीएनए को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम डिजॉल्विंग इन दी वाटर। पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो जाए पूरी तरह से ये डीएनए, इसलिए इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। इंस्टेड कॉजिंग इट टू प्रेसिपिटेट आउट सो इट कैन बी सेपरेटेड एंड एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज। तो ये सारी बातें थी, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही था। What triggers activation of protoxin to active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो कि ट्रिगर करती है प्रोटॉक्सिन का एक्टिवेशन, जिससे कि जो एक्टिव बीटी टॉक्सिन होता है बेसिलस thuringiensis का बॉलवर्म में, वो उसका एक्टिवेशन हो जाए? तो ऑप्शन है बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। तो सही आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। जो बीटी होता है यानी बेसिलस thuringiensis होता है, ये एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है ये, जो कि सिंथेसाइज करता है पैरास्पोरल क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स को, जिसमें CRY और CYT प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मतलब हम कह सकते हैं थोड़े बहुत टॉक्सिक होते हैं अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर्स। दूसरे इंसेक्ट के मुकाबले थोड़े ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉथ लार्वा जो है वो अटैक करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ को, सर्टेन क्रॉप के निमोटोड्स को और ह्यूमन कैंसर सेल्स को, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये जो टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में, फिर वो बाद में इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब वो डिजॉल्व होते हैं हाई अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट। तो ये सारी बातें थी। और तो जैसे ही कोई इंसेक्ट्स के थ्रू ये इंजेस्ट हो जाते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्युबलाइज होने लगते हैं मिडगट के अंदर, टॉक्सिन्स जो है उसके प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट होने लगते हैं मिडगट प्रोटिएसेस के थ्रू, और फिर बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को जो कि लोकेटेड रहते हैं इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन में, जिससे कि उसका सेल का डिसरप्शन हो जाता है और इंसेक्ट वहीं पर मर जाता है। तो ये सारी बातें वहाँ पर होती है। तो ये अल्कलाइन पीएच ऑफ जो गट है उसकी वजह से यहाँ पर सारा काम हो रहा था। तो यहाँ ये पूछा गया था कि क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर करती है एक्टिवेशन प्रोटॉक्सिन का, तो जिससे टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis। ये जो बीटी टॉक्सिन है उसको एक्टिव करवाने के लिए तो कौन है? तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर कि जो एल्कलाइन पीएच होता है गट का वो करता है ये काम बॉलवर्म के अंदर। तो ये सारी बातें थी, तो ये आपको पता होना चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है यहाँ पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। ये जो चीज़ थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की जीन पेयर्स के बीच में जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती है, तो वो एक मेजर होता है डिस्टेंस का बिटवीन द जीन्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन से साइंटिस्ट जो थे वो आगे आए थे? TH मॉर्गन, एल्फ्रेड स्टूटिवेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर सटन बोवेरी। तो सही आंसर है यहाँ पर थर्ड
थर्ड ऑप्शन अल्फ्रेड स्टूटर्ट इवेंट। अल्फ्रेड हेनरी स्टूटर्ट इवेंट इनका पूरा नाम था, जिन्होंने डिस्कवर किया था लिंकेज ऑफ जीन्स के बारे में, और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे फर्स्ट जेनेटिक मैप ऑफ अ क्रोमोसोम को इन 1913। उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्रोमोसोम मैपिंग को, जिसमें उन्होंने एक मेथड को डिवाइस किया था जिससे कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक्सेस किया जा सकता है, और उससे ये भी इन्फर किया जा सकता है कि जो रिलेटिव पोजीशंस होती है और जो डिस्टेंसेस होते हैं लिंक्ड जीन्स के एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो बेस्ड होते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स बिटवीन देम ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये वाली सारी चीज़ें थी जो कि अल्फ्रेड स्टूटर्ट इवेंट ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th, Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल एंड प्लांट्स में सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन आ जाता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एंड द राइट आंसर इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर हैबिटेट खत्म हो जाएगा एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का, उनमें फ्रेगमेंटेशन आएगा, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन की वर्जेस देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और हैबिटेट्स जो होती है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के, अगर वो अल्टर भी कर दिए जाए, डिस्ट्रॉय भी कर दिए जाए एक अनकंट्रोल्ड और अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। जो अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन ज़्यादातर होता है, उसमें आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, आपने ज्योग्राफी और जो सोशल होगा उसमें पढ़ा होगा, तो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम्स आती है। माइनिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और इनकी वजह से ब्रेकिंग अप होती है बड़े जो हैबिटेट है उनके स्मॉल पीसेस में, जिसकी वजह से जो माइग्रेटरी एनिमल्स है उनका मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोहिबिट होता है, उसमें अफेक्ट होता है वो, और उसकी वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक एक्सचेंज है वो डिक्रीज होने लगता है, जो कि पॉपुलेशन के बीच में हो रहा था ऑलरेडी पहले, जिसकी वजह से एक डिक्लिनेशन ऑफ स्पीशीज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो कि GIT जो ट्रैक्ट है, GIT जो है उसको प्रोटेक्ट करती है दूसरे एंजाइम्स से? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, डिओडेनल सेल्स। एंड द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि कहना चाहिए पूरे, तो ये जो म्यूकस है ये कहना चाहिए जो गॉबलेट सेल्स है ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और जब ये सिक्रीट होती है तो ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर कर देती है, लुब्रिकेट करती है, फूड और लाइनिंग से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। हम लाइनिंग को कोट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डाइजेशन से। जो एसिड है वो जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी रिलीज आउट हो रहा है, दैट इज HCl, तो उसके वो जो है बॉडी का मैकेनिकल डाइजेशन ना करवाते उससे भी प्रोटेक्ट करती है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ सही आंसर हमने गॉबलेट सेल्स देखा। गॉबलेट सेल्स से म्यूकस सिक्रीट होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फंक्शन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2। आपके पास जो कॉलम्स में है पी वेव, और पहले हम एक काम करते हैं, कॉलम फर्स्ट देख लेते हैं, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। एंड द सेकंड कॉलम में जो ऑप्शंस आपके सामने है, पहला है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कोरोनरी इस्चेमिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं उनके ऊपर फोकस। अब समझते हैं हम लोग कॉलम मैच करते हैं, फिर हम नीचे से ऑप्शंस चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो पी वेव होती है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो किससे रिलेटेड होगी? आपके ऑप्शंस आपके सामने थे, तो उसमें से ये जो पी वेव होती है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से रिलेटेड है, तो फर्स्ट का तो फोर्थ हो जाता है। दूसरी बात, अब पहले हम इसको समझते भी जाते हैं हो क्या रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल होता है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिकल और जो मस्कुलर फंक्शंस होते हैं हार्ट के, किसी भी पेशेंट के हार्ट के या किसी इंसान के भी हार्ट के, उसके इलेक्ट्रिकल और मस्कुलर फंक्शन जो हार्ट के होते हैं उसको आप डायग्नोज कर सकते हो। सो उसके अंदर क्या होता है, वेव फॉर्म कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। किसी इंसान की हार्ट बीट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। तो ये जो वेव फॉर्म्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? PQRS T और U इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पीक्स होती है। अब जो P होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इंडिकेट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। पहले मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ ताकि आपको आगे चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो जो P वेव होती है वो इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। इसका मतलब क्या है, जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पंपिंग ब्लड करेंगे वेंट्रिकल्स के अंदर, उस टाइम पे P वेव को शो किया जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आता है, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो
कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को और कॉन्ट्रैक्शन को, आपको याद करते जाना है। फिर उसके बाद बात आती है टी वेव की। टी वेव जो होती है वो अपवर्ड्स वेव फॉर्म होती है, थोड़ा ऊपर की तरफ वाला वेव फॉर्म होती है, ये वाला ऊपर वाला, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और जो नॉर्मल टी वेव होती है वो स्लाइटली एसिमेट्रिक होती है, जिसमें जो कहना चाहिए तो क्या होता है, जो नॉर्मल टी वेव होती है वो स्लाइटली एसिमेट्रिक होती है, जिसमें एक स्टीपर डाउनवर्ड स्लोप होता है। और जो रिडक्शन अगर आने लगेगा साइज ऑफ टी वेव के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर टी वेव और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी, इसका मतलब एक जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम होने लगा है। इसी को कहते हैं कोरोनरी इस्चीमिया। कोरोनरी इस्चीमिया जो होता है वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसमें हार्ट टिश्यू जो होते हैं वो स्लोली और सडनली स्टार्व करने लगते हैं ऑक्सीजन की वजह से और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। जो पी वेव है उसको हम पहले तो कनेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, तो पी वेव हो जाएगी यहाँ पर फोर्थ से रिलेटेड। दूसरा है हमारा बी ऑप्शन QRS कॉम्प्लेक्स, उसमें डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की बात की थी। सी ऑप्शन जो था टी वेव, उसमें हमने रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की बात की थी। और जो डी ऑप्शन है यानी रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव, जब टी वेव घटने लगती है साइज में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोरोनरी इस्चीमिया। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे जिस ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो हमारे इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं। क्रिप्स ऑफ लेबरकन जो होता है वो किस में आना चाहिए, तो यहाँ पर सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ होते हैं, वो लिवर में आते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज में आते हैं। लास्ट बचा ब्रूनर्स ग्लैंड, वो आते हैं ड्यूडेनम में। तो हमारा कुछ इस तरह से बना कि ए का 3 है, हम यहाँ पर नोट करते हैं, ए का 3 है, बी का हमारा 4 हो गया, बी 4, उसके बाद सी 1 है, और जो डी है वो है डी वाला जा रहा है सेकंड के ऊपर। तो इस तरह से कुछ हमारा मैच द कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको देख लेते हैं ऑप्शंस में, A3, C1, B4 वाला कौन सा बनेगा। सो ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ए का 3 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर उसके बाद बी का 4 यहाँ पर दिख रहा है, सी का 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं जल्दी से। क्रिप्स ऑफ लेबरकन जो होते हैं वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जो कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकन। जो विलाय वगैरह होते हैं उनके बीच में होते हैं, ये नॉर्मल वे में हम कहें तो। और जो ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं वो एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि लिवर में पाई जाती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं पेनक्रियास का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ग्लूकोज लेवल्स। ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करें तो सब म्यूकोसा जो होती है ड्यूडेनम की, वहां पर पाए जाते हैं, और ये इंटेस्टाइनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th। Cells in G0 phase exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle, terminate the cell cycle। तो सही आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, एग्जिट दी सेल साइकिल। इसको समझिए, जो G0 होता है या फिर रेस्टिंग फेज होता है, ये एक नॉन ग्रोइंग स्टेट होती है जो कि डिस्टिंक्ट होती है इंटरफेस से। ये एक पीरियड होता है सेल साइकिल का जिसमें सेल जो रहता है वो एग्जिस्ट करता है क्विसेंट स्टेट के अंदर, और ऐसा व्यू किया जाता है एज ईदर एन एक्सटेंडेड G1 फेज, जहाँ पर सेल जो होता है ना ही वो डिवाइड कर रहा होता है ना ही वो प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं एक डिस्टिंक्ट क्विसेंट स्टेज होती है जो कि अकर करती है आउटसाइड दी सेल साइकिल। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ना फोकस करते हुए डायरेक्टली ऑप्शन आप लर्न कर सकते हैं। 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि जो अर्थ समिट थी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वॉज कॉल्ड to reduce CO2 emissions and global warming, for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits, to access threat posed to native species by invasive weed species, for immediate steps to discontinue use of CFCs that were damaging the ozone layer। जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो के अंदर 1992 में, वो इसलिए हुई थी क्योंकि ये जो यहाँ पर ऑप्शन है अगर हम इसमें टिक करते हैं तो सबसे पहले तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो
जाता है, क्योंकि वहाँ कंजर्वेशन जो होता है बायोडाइवर्सिटी का और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, उसका बेनिफिट, ये सारी चीज़ों को लेकर वहाँ अर्थ समिट हेल्ड हुई थी। अर्थ समिट रियो समिट भी कहलाती है, अगर आप दूसरा नाम इसका जानना चाहें तो इसको रियो समिट, इस रियो वर्ड के ऊपर रखते हुए कहा गया है। 1992 में ये हुई थी और नेशंस को बुलाया गया था टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी डिटेल्स हम इन्वायरमेंट जो चैप्टर रहता है लास्ट में 12th क्लास में, उसमें ज़्यादातर पढ़ने के लिए मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इनमें से कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। एंड ऑल दी ऑप्शंस यहाँ जो हमारे सामने हैं वो है GLUT फर्स्ट, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4। तो सही आंसर है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो कि है GLUT 4। अब यहाँ पर समझते हैं इसको, जो GLUT 1 है और जो GLUT 4 है, यानी हम इस वाले की और इस वाले की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को, जिससे कि वो इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए उनके अंदर बेसिकली हेल्प करते हैं, हम नॉर्मल शब्दों में इसको कहें तो। ये जो दो का हमने यहाँ पर मार्किंग की है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स के अंदर। अब इसमें से ये जो GLUT फर्स्ट है उसकी बात करते हैं स्पेशली। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। और जो GLUT 4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट अगेन ये भी रहता है, सॉरी वो मैंने गलत कह दिया, जो GLUT 1 है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होता है इंडिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। और जो GLUT 4 होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। हमें ये वाली बातों पर फोकस करना है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। और ये जो GLUT 4 है इसमें एक चीज़ और हम थोड़ा क्लियर कर, ये जो GLUT 4 है इसका एक काम और यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये मेजॉरिटी जो होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की इनटू मसल एंड एडिपोज सेल्स इन एनाबॉलिक कंडीशंस, उसमें भी हेल्प करता है। तो ये वाली सारी चीज़ें थी। और यहाँ जो सही आंसर था, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट पूछा था, तो GLUT 4 इज द राइट आंसर। और GLUT 1 का बात था वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट आपको पता लगाना है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन दी ट्रीज। तो एनुअल रिंग्स के ऊपर हमें यहाँ स्टेटमेंट्स देखने हैं। एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या, एनुअल रिंग। दूसरा है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। लास्ट पॉइंट है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फोर्थ वाला जो है वो पूरी तरह से रॉन्ग है। अब बाकी के जो 3 ऊपर के वो पूरे सही स्टेटमेंट्स है। ग्रोथ रिंग्स जो होती है वो सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम के थ्रू ही बनती है। जो प्लांट्स होते हैं टेम्परेट रीजन्स के, वहाँ पर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है इन स्प्रिंग अगर हम बात करते हैं सीजन के अंदर, और उसमें लेस लिग्निन डिपोजिशन होता है जाइलम के अंदर, और वो लेस एक्टिव रहते हैं ऑटम के अंदर जिसमें मोर लिग्निन डिपोजिशन होता है जाइलम का। तो हम इसको नोट करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो। तो जो प्लांट्स होते हैं टेम्परेट रीजन्स के, उसमें कैम्बियम जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा स्प्रिंग के टाइम पर। ज़्यादा एक्टिव कब होगा, स्प्रिंग के टाइम पर होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि लेस लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन जो होता है सब्सटेंस उसका डिपोजिशन कम होता है जाइलम में। और वहीं ये जो कैम्बियम होता है वो थोड़ा लेस एक्टिव होता है कौन से सीजन में, ऑटम सीजन के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोर लिग्निन डिपोजिशन इन जाइलम देखने को मिलता है। अब जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट द ईयर। तो जो ट्रॉपिक्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसको अगर हम देखते हैं उसके कंपैरिजन में, तो वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द ईयर। तो ये सारी बातें थी, लेकिन यहाँ जो लास्ट पॉइंट था वो ट्रू नहीं था। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग हार्मोन्स विद दी रिस्पेक्टिव डिजीज। हार्मोन्स को और डिजीज को पहले मैच द कॉलम हम लोग कर लेते हैं नॉर्मली। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन एक कॉलम है। दूसरी तरफ एडिसन्स डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगली, गॉइटर और डायबिटीज मेलाइटस है। अब सबको चेक करते हैं। सबसे पहले जो ए ऑप्शन है इंसुलिन, इंसुलिन को अगर हम देखते हैं तो वो किससे मैच हो सकता है, वो डायबिटीज मेलाइटस से मैच होगा। तो सबसे पहले तो इसको टिक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको चेक करेंगे तो उसके वो क्या होना चाहिए,
तो थायरॉक्सिन तो गॉइटर से ही रिलेटेड होगा, गॉइटर से हम टिक कर रहे हैं इसको, बी को 4 से कर दिया। कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं यानी कि सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो कॉर्टिकॉइड्स जो रहते हैं वो एडिसन्स डिजीज से रिलेटेड होते हैं, तो ये टिक हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन तो बहुत कॉमनली समझ में आ रहा है, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली नहीं अगर रिलीज आउट होगा तो जो प्रॉब्लम हो सकती है, जो बीमारी हो सकती है वो होगी एक्रोमेगेली। तो ये सारे ऑप्शन हमने टिक कर दिए। अब ऐसा ऑप्शन यहाँ पर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जो इंसुलिन है हमने उसको 5th से टिक करा था, तो ए का जहाँ 5 दिख रहा है वो ढूंढिए, तो ए का 5 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा हमारा बी था थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को हमने किससे कनेक्ट किया था, थायरॉक्सिन को हमने गॉइटर से कनेक्ट किया था, तो 4 ऑप्शन बी का कहाँ दिख रहा है, तो बी का 4 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी वजह से ये सही आंसर हो जाएगा 3rd वाला। तो बाकी सारे भी इसी में हमारे वाले दिख जाएंगे जो हमने टिक करे थे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट भी लेना ज़रूरी है। इंसुलिन एक तरह का पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है जो कि अल्फा सेल्स जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के वहाँ से रिलीज आउट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस, जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है हाई ब्लड शुगर लेवल्स को लेकर, जो कि ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड देखने को मिलते हैं। सेकेंड हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट आउट होता है और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। जो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको भी कई हद तक मेंटेन करता है और बीएमआर को भी चेक करता है, हार्ट को चेक करता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस को, मसल कंट्रोल, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें देखता है। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो या फिर इसका हाइपो सिक्रीशन हो थायरॉक्सिन का, तो अगर इन दोनों का अगर हाइपर सिक्रीशन या फिर तो हाइपर सिक्रीशन और जो हाइपो सिक्रीशन है थायरॉक्सिन का वो एसोसिएटेड रहता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को लेकर। तो अगर ये इनलार्जमेंट अगर देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड के अंदर तो उसी डिजीज को कई हद तक गॉइटर कहा जाता है। अब दूसरी बात है कॉर्टिकॉइड्स की। अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होने लगेगी कॉर्टिकॉइड्स की, दैट इज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, इन दोनों को मिला के कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। तो ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो कि कॉर्टेक्स रीजन जो उसका होता है वहाँ से सिक्रीट होते हैं। और अगर कॉर्टिकॉइड्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो डिजीज होती है वो होती है एडिसन्स डिजीज, जो कि यहाँ लिखी हुई है। अब क्या होता है, जो कॉर्टिसोल होता है उसका फंक्शन होता है कि रेगुलेट करता है बॉडी की रिएक्शन को टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जब स्ट्रेस आता है बॉडी में उस टाइम पे कॉर्टिसोल सिक्रीट आउट होता है। एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये जो है बॉडी को सोडियम और पोटेशियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए दोनों ही कई हद तक जरूरी है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन्स को, जिसमें आ जाते हैं एंड्रोजन्स। और फिर उसके बाद हमारे पास है एक्रोमेगेली नाम की डिजीज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। एक्रोमेगेली एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिसमें हैंड्स, फीट और जो फेस होता है वो अजीब तरीके से ग्रो होने लगते हैं क्योंकि ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो एक्रोमेगेली जो है वो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। तो ये सारे हार्मोन्स हमने यहाँ देखे। 19th, in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as, अगर फीमेल गैमेट डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? ऑटोगेमी, सिनगेमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। सही आंसर है 4th ऑप्शन यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस। जो फिनोमेना होता है जिसमें फीमेल गैमेट डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर विदाउट गेटिंग फ्यूज्ड विथ मेल गैमेट, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस देयर, इस चीज को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी बात आती है ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी क्या होता है? ये एक फॉर्म होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जिसमें जो फिजन होता है सेल न्यूक्लियस का वो देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर डिवाइड होता है लेकिन सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं होता। सेल तो सेम रिमेन, सेल जैसा है वो वैसे ही रिमेन रहेगा। जो अंदर के न्यूक्लियस से वो 2 न्यूक्लियाई के अंदर बट जाएंगे, ये होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो 2 प्रो न्यूक्लियाई यहाँ पर बेसिकली बन जाते हैं जो कि फॉर्म होते हैं रीयूनाइटिंग करके फॉर्म होते हैं टू फॉर्म दी सिन कैरियन। दोनों फिर बाद में जुड़कर एक सिन कैरियन भी बना लेते हैं। अब पार्थेनोकार्पी क्या होती है? ये प्रोडक्शन होता है फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन दी ओवरी। तो ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं है होता है यहाँ पर एग का, और जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो पार्थेनोकार्पी होगी। फिर बात आती है सिन कैरियन की। सिन कैरियन एक तरह का न्यूक्लियस होता है जो कि फ्यूजन ऑफ 2 प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई से बनता है। तो 2 अगर प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई वो दोनों मिलकर अगर एक सिंगल न्यूक्लिया बनाएंगे तो उसको सिन कैरियन कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी और सही आंसर यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड, इसमें से ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो जनरली इन्वर्टेड होता है? पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। अब इसको समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इलस्ट्रेट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। इसको जनरली इन्वर्टेड कहा जाता है इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं उसमें जनरली वो इन्वर्टेड होता है, और वो भी खासतौर पे सी के अंदर, क्योंकि जो बायोमास होता है फिशेस का वो ज़्यादा होता है देन दी फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। तो जो बायोमास यानी एक तरह से उनका वेट जो होगा, मास एक्चुअली जो होगा फिशेस का, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ जो कहना चाहिए जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड बनता है। फिशेस इस जगह पर आती है और फाइटोप्लैंक्टन्स नीचे की तरफ आते हैं, तो इन्वर्टेड देखने को मिलता है। अब जो फीचर्स होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के एक सी के अंदर, उसको अगर हम समझते हैं तो जो फूड चेन होती है ओशन के अंदर वो कुछ इस तरह से होती है, उसको भी यहाँ नोट करेंगे। सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आते हैं जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स के बाद आती है प्रेडेटरी फिशेस। तो इस तरह से फूड चेन बनती है। अब जो बायोमास होता है कंज्यूमर्स का, दैट इज जूप्लैंक्टन्स, वो ग्रेटर होता है फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा किसका देखने को मिलेगा? जूप्लैंक्टन्स का मिलेगा, क्योंकि वो स्मॉल साइज की भी होते हैं और लो वेट के भी होते हैं। और जो प्रेडेटरी फिशेस होती है वो और भी ज़्यादा बड़ी होती है, जो कि जूप्लैंक्टन से भी बड़ी होती है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो सबसे छोटे होते हैं, उससे थोड़े बड़े जूप्लैंक्टन्स, और उससे भी बड़े होते हैं प्रेडेटरी फिशेस। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के या फिर किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के, वो जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, इनकी ज़िंदगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, और शॉर्ट टर्नओवर भी इनके अंदर होता है, और इनके अंदर लोअर मास होता है जूप्लैंक्टन से ज़्यादा हल्के भी होते हैं। जो बायोमास होता है ट्रॉफिक लेवल का, वो डिपेंड करता है लॉन्जिविटी ऑफ मेंबर पे। तो जो बायोमास है उसी चीज़ का बड़ा होगा जिसकी कहना चाहिए लॉन्जिविटी कैसी है, लाइफ स्पैन कैसी है। तो लाइफ स्पैन फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुत छोटी है, इसी वजह से भी हम कह सकते हैं उसका बायोमास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ सही आंसर तो हमने टिक कर लिया था, वैसे फोर्थ ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। जो बाहर होने की प्रोसेस होती है सेकंड पोलर बॉडी की, वो भी एग न्यूक्लियस से वो कैसे अकर करती है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। फोर्थ ऑप्शन है साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, यानी क्लीवेज के साथ साथ। तो अब इतने ऑप्शंस में यहाँ जो सही आंसर हो जाता है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसको समझते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन पहले टिक कर लेते हैं, आप समझते हैं इसको। जो एक्सट्रूजन होता है सेकंड पोलर बॉडी का एग न्यूक्लियस से, वो एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद होता है इनटू दी सेकेंडरी oocyte, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। अब जो एंट्री ऑफ स्पर्म होती है ओवम के अंदर, वो इंड्यूस करता है कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर तो कंप्लीशन हो जाता है मियोटिक डिवीजन का ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और जो एंट्री ऑफ स्पर्म रहती है इसकी वजह से होता क्या है, ब्रेकडाउन होता है ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेकडाउन होता है, जिसको MPF भी कहते हैं। और फिर वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसको APC भी कहते हैं। तो ये MPF किस में चेंज हो जाता है, ये APC में चेंज हो जाता है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because जो pinus seed होती है वो germinate नहीं कर पाती है और establish नहीं कर पाती है fungal association के अलावा। तो ये क्यों होता है? Its embryo is immature. It has obligate association with mycorrhizae. It has very hard seed coat. Its seed contains inhibitors that prevent germination. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वो उनका ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराइजे के साथ। फंगस जो रहती है, फंगस एसोसिएटेड जो रहती है रूट्स ऑफ पाइनस के साथ, वो इंक्रीज करती है मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन को, जिससे कि जो प्लांट है उसका कहना चाहिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो फंगस है उसको तो फूड और प्लांट मिल जाएगा। इसी वजह से जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है फॉर द पाइनस सीड जर्मिनेशन। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। 23
Which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine के लिए कौन से factors responsible होते हैं? Low levels of anti-diuretic hormone, maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex, hydrostatic pressure during glomerular filtration. Right answer is second option, maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys. थोड़ा सा समझते हैं बात को, यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं सब कुछ. अब समझिए, जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके साथ जो वैसा रेक्टे होते हैं, वो दोनों ही, अगर हम दोनों की बात करें, लूप ऑफ हेनले की भी और वैसा रेक्टे की भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के अंदर. तो इन दोनों का नाम आता है. अब क्या होता है, जो प्रॉक्सिमिटी होती है बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वैसा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट जो इनके बीच में होता है, वो उनको हेल्प करता है मेंटेनिंग कहना चाहिए, बल्कि इंक्रीज कहना चाहिए, ये जो इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है टूवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. ये जो मैकेनिज्म होता है, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में. तो जो ह्यूमन यूरिन होती है वो नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है इनिशियली फिल्ट्रेट फॉर्म्ड के. जो पहले फिल्ट्रेट बना था उससे भी 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन ह्यूमंस में पाई जाती है. और जो यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है वो फंडामेंटल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग वाटर एंड सोडियम एक्सक्रीशन. कितना पानी का एक्सक्रीशन होगा, कितना सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, उसका ये रोल प्ले बहुत मतलब अच्छा खासा रोल प्ले करता है. तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 24. In Antirrhinum snapdragon, a red flower was crossed with a white flower. In F1 generation, pink flowers were obtained. Red flower white flower को क्रॉस करा, F1 जनरेशन में सारे पिंक फ्लावर्स आए. When pink flowers were selfed, इन्हें आपस में सेल्फ करवाया किया गया, तो जो F2 जनरेशन बनी शोड वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स. तो अब जो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स थे वो वाइट कलर के भी थे, रेड कलर के भी थे और पिंक फ्लावर्स के भी थे. सो अब आपको यहाँ पर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि क्या होगा. एंड ऑप्शंस कुछ इस तरह है, हम लोग थोड़ा सा इसको सेट करते हैं. सो ऑप्शन से फर्स्ट वाला, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. ये जो रूल है वो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है और आपको यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना है ना. फिर पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जो पिंक कलर आया था वो F1 जनरेशन में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से था. रेशियो ऑफ F2 इज 1/4, रेड 2/4. सॉरी, मैंने यहाँ गलत पढ़ दिया. रेशियो ऑफ F/2, रेड कलर का 1/4 है, पिंक का 2/4 है और व्हाइट का 1/4 है. और लास्ट में है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, तो वो यहाँ पर होगा फोर्थ वाला. यानी कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये वाला रूल यहाँ पर गलत है. अब समझते हैं इसको. जीन्स जो होते हैं फ्लावर कलर के जो स्नैपड्रैगन के अंदर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है मेंडल के फर्स्ट प्रिंसिपल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का. तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो एनसीईआरटी में मेंशन है ना, वो असल में उसका एक तरह का कहना चाहिए एक्सेप्शन ही है. जो मेंडल का फर्स्ट लॉ उसका एक्सेप्शन में ये वाला एग्जाम्पल आता है. तो ये वाली चीज़ है. तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसकी बात अगर करें तो वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो उसमें तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए. दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो डोमिनेंट एलील होता है या फिर कोई फॉर्म होगा जीन का, वो डज नॉट कम्प्लीटली मास्क द इफेक्ट्स ऑफ अ रेसेसिव एलील. वो पूरी तरह से रेसेसिव एलील को मास्क नहीं करेगा. और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें अगर देखा जाएगा तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दिखाई देगी, जिसमें वो ये शो करता है कि ब्लेंडिंग हो गई है दोनों एलील्स की. तो ये वाली बात है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो इन्होंने कहा कि वो एप्लीकेबल इसमें नहीं हुआ था, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है. बाकी सारी बातें यहाँ पर सही थी. नेक्स्ट 25. सो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है. थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. हमेशा याद रखना है इसका आंसर
हाइपोथैलेमस ही थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है। ये एक रीजन होता है फोर ब्रेन का, ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहलाता है। ये कोऑर्डिनेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसमें साथ के साथ ये एक्टिविटी जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, जिसमें वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, थर्स्ट को कंट्रोल करना, हंगर को कंट्रोल करना, होम्योस्टेटिक सिस्टम जो अलग हो सकते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और जो स्लीप और इमोशनल एक्टिविटीज होती है उसमें भी कई हद तक इन्वॉल्व रहता है। तो हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो STD भी है और वो कंप्लीटली क्यूरेबल भी नहीं है? गोनोरिया, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमाइडियासिस। तो सही आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो कि है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस जो है वो दो तरह की हो सकते हैं, जिसमें एक होता है वायरस हर्पिस सिंपल वायरस टाइप 1 जिसको HSV1 कहते हैं। एक तो ये वाला टाइप होता है हर्पिस का, दूसरा होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 जिसको HSV2 भी कहते हैं। और अभी अगर फिलहाल की कंडीशन में बात की जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है फॉर टाइप 2 स्पेशली। जो टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है उसका कोई क्योर नहीं मिला है, और जो दूसरे नॉन क्यूरेबल STIs हो सकते हैं जिसके नाम यहाँ पर ऑप्शंस में तो नहीं थे पर आपको याद रखने हैं, वो है हेपेटाइटिस B एंड HIV और हेपेटाइटिस B का भी आज तक कोई इलाज नहीं मिला है। साथ में यहाँ पर जो HSV2 था उसका भी कोई इलाज नहीं मिला है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फटाफट देख लेते 27 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपलमिटिन इज 0.9, 0.07, 0.7, 0.09। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक तरह का रेशियो होता है जो कि इंडिकेट करता है रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ इन रेस्पिरेशन टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम। नहीं समझ में आया होगा? अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखती हूँ तो सब समझ में आएगा। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को लिख रही हूँ, फिर इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, ये C है, हाँ, CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है ये नीचे आएगा, और CO2 कितनी रिलीज आउट हो रही है रिएक्शन में वो ऊपर आएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब सबसे पहले बात आती है एक रिएक्शन की जो आपको पता होना चाहिए। ट्राइपलमिटिन की क्वेश्चन पूछा तो ट्राइपलमिटिन की रिएक्शन आप देख लीजिए। सबसे पहले 2C51H98O6 प्लस 145 O2 गिव्स ऑफ 102, यहाँ रिएक्शन नीचे आ रही है, हाँ, 102, सॉरी नीचे लिख दिया, 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। तो आप देखिए रिएक्शन समझिए। सबसे पहले ट्राइपलमिटिन का फॉर्मूला देखिए, ये होता है ट्राइपलमिटिन का फॉर्मूला 2, फिर ब्रैकेट है C51H98O6 ब्रैकेट क्लोज करा, 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। रिएक्शन का एरो यहाँ पर लिया है, बड़ा सा एरो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद 102 CO2 बनेगी, 98 H2O के मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या कहता था? अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो आप जरा देखिए कि क्या हो रहा है। CO2 कितनी रिलीज आउट हो रही है? 102, तो 102, और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की थी आपने? तो वो थी 145। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा क्लियर करते हैं। अब तो RQ बन जाएगा 102 CO2 अपॉन 145 O2 और बनेगा आंसर 0.7। देखिए ज़रा कहाँ 0.7 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो टिक लगा देंगे। बड़ा इजी सा होता है, बस थोड़े से रिएक्शंस के खेल होते हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। सही वाला ग्रुप ढूंढना है बायो कंट्रोल एजेंट्स का। बेसिलस thuringiensis, टोबैको मोज़ेक वायरस, एफिड्स, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बेसिलस thuringiensis, ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, नोस्टॉक एजोस्पाइरुलम, न्यूक्लियो पॉलीहेडोवायरस। तो सही आंसर है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बेसिलस thuringiensis। अब समझिए बायो कंट्रोल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पैरासिटिज्म, प्रेडेशन या फिर दूसरे मैकेनिज्म
शो करते हैं, और ये जो रोल है इनका, ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट पेस्ट, जैसे कि नेमाटोड्स का वीड जो होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, माइट्स होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये मेंटेन करते हैं और बैलेंस करते हैं प्लांट स्पीशीज को अलॉन्ग विद देयर नेचुरल एनिमीज, फंगस, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस जिसको NPV भी कहा जाता है, NPV। फिर उसके बाद बेसिलस सुरिनजेंसिस जो कि यूज़ होते हैं, ये तीनों ही यूज़ होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। राइजोबियम, नोस्टॉक और एजोस्पाइरुलम, ऑसिलेटोरिया, इन सब की बात अगर हम करते हैं जो यहाँ पर मेंशन है, मैं टिक करती हूँ, राइजोबियम, फिर उसके बाद नोस्टॉक यहाँ दिख रहा है, एजोस्पाइरुलम यहाँ पर है, ऑसिलोटोरिया यहाँ पर है, ये सभी जो होते हैं ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। TMV की अगर बात करें तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये TMV, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक तरह का पैथोजन होता है। और एफिड्स की बात करें, कहाँ गए एफिड्स, लिखे हुए दिख तो रहे थे, ये रहे एफिड्स। एफिड्स की अगर बात करें तो ये पेस्ट की तरह होते हैं और जो कि क्रॉप प्लांट्स को उल्टा हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ जो फायदे वाला जो ऑप्शन था वो कौन सा था, सेकेंड वाला। ये सभी कौन है, ये सभी बायो कंट्रोल एजेंट्स है। नेक्स्ट, Which of the following statements regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट को लेकर गलत है? ऑप्शन है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सेक। सही आंसर है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें बहुत सारी सीरीज होती है इवेंट्स की देखने को मिलती है जो कि उसके अंदर, और होता क्या है नॉर्मली कि एक के बाद एक अलग अलग सीरीज आती है इसमें। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, उसको मैं यहाँ नोट करती हूँ। तो सबसे पहले ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल हमेशा सीड के अंदर बदलता है, ओवरी जो होती है वो हमेशा फ्रूट के अंदर बदलती है, जाइगोट हमेशा एम्ब्रियो के अंदर बदलता है, सेंट्रल सेल जो होता है वो हमेशा एंडोस्पर्म के अंदर बदलता है। ठीक है, तो जो सारी यहाँ पर पॉइंट्स में गड़बड़ थी वो ये वाले पॉइंट के अंदर गड़बड़ थी। ओव्यूल्स को ये बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक में बदलता है, जबकि ओव्यूल एम्ब्रियो सेक में नहीं बदलता है, वो सीड के अंदर बदलता है, सीड के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही लिख देंगे। नेक्स्ट, Concanevaline A is an alkaloid, an essential oil, a lectin, a pigment. कॉनकेनेवेलिन जो है ए वो क्या है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, वो एक तरह का लेक्टिन होता है। कॉनकेनेवेलिन एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जैसे कि एग्जांपल है लेक्टिन। लेक्टिन एक तरह का मैनोस या फिर ग्लूकोज बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि आइसोलेट किया जाता है जैक बीन से, जिसे कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस कहा जाता है। मैं यहाँ नोट करती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा अगर वर्ड टफ होगा तो कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, ठीक है, कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, जिसको जैक बीन्स भी कहा जाता है, जैक बीन्स। ठीक है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर सही है। सॉरी, मैंने अभी टिक पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, टिक तो मैंने कर दिया था। कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, यहाँ से इस लेक्टिन को आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। दे आर नॉट एंटीबॉडीज। लोग समझते हैं कि ये एंटीबॉडीज होती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज नहीं होती। ये ओरिजिनेट नहीं होती है एक इम्यून सिस्टम के अंदर, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर बाइंड कर जाती है सेल सर्फेसिस की, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे लगता है। थर्ड ऑप्शन सही है, जो कॉनकेनेवेलिन ए होता है वो एक तरह का लेक्टिन होता है जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। सबसे पहले हम एक कॉलम पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, सेरेवाइसी, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, चीज, कर्ड, सिट्रिक एसिड, ब्रेड, एसिटिक एसिड। समझते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है सेवरल हाउसहोल्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के यूज़ में, प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीज़ों में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड के लिए यूज़ होता है। ये तो हम घर में भी दही जमाते हैं, दही जमाना ही कहा जाता है, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ही काम है उसमें, तो ये तो उसमें आ जाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को अगर देखे जाए तो ये ब्रेड बनाने के अंदर काम आती है, तो इसको यहाँ पर ब्रेड से टिक कर देती हूँ। फिर उसके बाद एस्परजिलस नाइगर की बात करें तो वो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जस्ट उसके सामने दिया हुआ है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। और जो एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है, एसिटाई वर्ड आ गया तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो एसिटिक एसिड से रिलेटेड होगा, वो नीचे है यहाँ पर। अब देखिए मैंने क्या करा है, मैंने ए को 2 से कनेक्ट करा है,
बी को हमने कनेक्ट करा है 4 के साथ, और एस्परजिलस नाइगर जो था उसको हमने सी जो था उसको 3 से कनेक्ट करा है, और डी को हमने करा है 5 के साथ। तो देखिए 8 मतलब 2 4 3 5 वाला कहाँ दिख रहा है वो ढूंढना है अब अपनों को। तो 2 4 3 5 वाला देखिए ज़रा कहाँ दिख रहा है, ये है आपके ऑप्शंस। तो 2 4, यहाँ पर भी 2 4 3 5, ये वाला बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है। तो आंसर कौन सा हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कोएंजाइम और मेटल आयन को अगर आप टाइटली बाउंड कर देंगे एंजाइम प्रोटीन के साथ तो क्या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। आपको पहले तो सारे स्टेटमेंट्स देखना। फिर दूसरा स्टेटमेंट है a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। क्या ऐसा होता है कि जो कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जोड़ देंगे तो वो एपोएंजाइम कहलाता है। ये दो स्टेटमेंट्स थे। अब आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। क्या ए और बी दोनों ट्रू थे, क्या ए ट्रू था पर बी फॉल्स था, ए और बी दोनों फॉल्स थे, ए फॉल्स था लेकिन बी ट्रू था। तो ये सारे आपके ऑप्शन है। अब ज़रा सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जो ए वाला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ट्रू था, लेकिन ये जो बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल पूरी तरह से ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ढूंढते हैं ए ट्रू और बी फॉल्स, यहाँ पर दिख रहा है तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अब समझते हैं बात को। जो कोएंजाइम होता है या फिर मेटल आयन होता है वो टाइटली बाउंड अगर हो जाएगा किसी एंजाइम प्रोटीन के साथ तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम है वो अगर बाउंड हो रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ तो उसको एपो एंजाइम नहीं कहते हुए उसको होलो एंजाइम कहते हैं। इन्होंने एपो लिख दिया यहाँ पर, होलो एंजाइम आंसर होता तो ये बात सही होती। तो होलो एंजाइम होना चाहिए था इस एपो एंजाइम की जगह, इसी वजह से ये रॉन्ग है। और जो प्रोटीन रहता है अगर वो फॉर्म करता है एक एक्टिव एंजाइम सिस्टम को तो वो एक एक्टिव एंजाइम सिस्टम कैसे बनाता है, बाय कॉम्बिनेशन विद अ को एंजाइम एंड डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सिस्टम फॉर अ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो उसको एपो एंजाइम कहते हैं। मैं इसके एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो उसी में क्लियर कर दूंगी। तो आप लोगों को कभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसी में हम एक फ्लो चार्ट नॉर्मली बनाते हैं, वो बहुत ईजी होता है। बस एक बार वो याद करते हैं तो सारे क्वेश्चंस नॉर्मली हो जाते हैं। तो हम लोग वो ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद। अभी फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर इसको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ सेल साइकिल की आपको पता लगानी है। mg1g2s, g1g2s m, sg1g2m, g1sg2m। तो सही आंसर है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन g1sg2m। ये तो याद ही करने की चीज़ होती है, स्कूल्स में हमें नॉर्मली ये वाली बात याद करवा देते हैं। तो जो सेल साइकिल होती है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स के अंदर कंप्लीट होती है जिसमें एक सेल डिविजन स्टार्ट होता है तो उसके बाद दूसरा शुरू होता है। और जो करेक्ट सीक्वेंस होती है फेजेस ऑफ सेल साइकिल की वो हमेशा यही रहती है g1sg2m। ये आपको याद ही करना पड़ेगी। इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि नॉर्मल है, वैसे तो कुछ याद करने का नहीं है, स्कूल्स में सारे स्टूडेंट्स को याद करवा ही देते हैं तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, थायोबैसिलस एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्पफुल होता है इन कैरिंग आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोटोट्रॉफिक फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। सही आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए फोर्थ जो कि है डीनाइट्रिफिकेशन। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया का नाम होता है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन परफॉर्म करता है। इन्होंने सिर्फ थायोबैसिलस लिखा था लेकिन पूरा नाम होता है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। वो डीनाइट्रिफिकेशन कॉज करता है और कन्वर्जन करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को टू फ्री नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के वो किस में बदले जाते हैं, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन लिख दिया, O2N के, वो बदल जाते हैं फ्री ऑक्सीजन के, सॉरी नाइट्रोजन के अंदर। तो ये वाली बात। 35, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। जो इन ब्रीडिंग होती है उससे होमोजाइगोसिटी की प्रॉब्लम आती है, या फिर इन ब्रीडिंग एसेंशियल होती है प्योर लाइन्स को इस मतलब बढ़ाने के अंदर, इवॉल्व करने के लिए इन एनी एनिमल। इन ब्रीडिंग सिलेक्ट करती है हार्मफुल रेसेसिव जीन्स को जो कि रिड्यूस करते हैं फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को। इन ब्रीडिंग हेल्प करती है एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स को और एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स को। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। इनकरेक्ट
स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, जो कि है इन ब्रीडिंग सिलेक्ट्स हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इन ब्रीडिंग ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि वो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स को ढूंढेगी फिर फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगी या प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। अब समझते हैं, इन ब्रीडिंग जो होती है वो एक्सपोज करती है उल्टा हार्मफुल रेसेसिव जीन्स को, जो कि एलिमिनेट हो सकते हैं सिलेक्शन के थ्रू। वो हेल्प करती है एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स को और एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स को। देयरफॉर दिस इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन। क्लोज और कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग अगर होती रहे यूजुअली, सो उससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट था, बाकी सभी सही थे। 36. What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps? A unit of distance between two expressed genes representing 10% crossover, a unit of distance between two expressed genes representing 100% crossover, a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover, a unit of distance between genes on chromosomes representing 50% crossover। सही आंसर है यहाँ पर मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ थर्ड। अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से। जो वन मैप यूनिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1% क्रॉसओवर को। मैप यूनिट जो है वो यूज़ की जाती है टू मेजर जेनेटिक डिस्टेंस। जेनेटिक डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो मैप यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और जो जेनेटिक डिस्टेंस होता है वो बेस्ड होता है एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? इनमें से in situ conservation की मेथड कौन सी नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रूव। तो सही आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बॉटनिकल गार्डन। जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, क्योंकि लेबोरेटरी में नहीं हो रहा है। बॉटनिकल गार्डन तो बाहर ही होगा नॉर्मली, और ऑफ साइट कंजर्वेशन है। तो ये एक मेथड होती है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38. Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part is। ऐसा कौन सा प्लेसेंटेशन होता है जिसमें ओव्यूल इनर वॉल ऑफ ओवरी में और पेरिफेरल पार्ट पर ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं? बेसल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल। तो सही आंसर है थर्ड पेराइटल। ये एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डायग्राम बनाती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो सब कुछ दिखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीट स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, एनसीईआरटी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी अच्छी रेफरेंस हमारे पास हो, लेकिन एनसीईआरटी तो फिर भी पढ़ना ही होती है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। मैंने थोड़ा सा बना लिया, थोड़ा सा क्लियरली अच्छे से नहीं बना, पर फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। जो पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है उसमें ओव्यूल्स डेवलप करते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये देखिए यहाँ और पेरीफेरल पार्ट ऑफ द जो पार्ट होता है ओवरी का, वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। अब जो नंबर ऑफ प्लेसेंटा करस्पॉन्ड करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेंटा होंगे वो बनाते हैं नंबर ऑफ कार्पल्स को। और ये बाई कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी के अंदर देखने को मिलता है। जो यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है उसमें, जैसे कि मस्टर्ड, आर्जिमोन एट्सेट्रा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। 39. Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। धीरे धीरे हो ये रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है, पोल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एलर्जेंस उसमें आते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है जिसमें वीजिंग देखने को मिलती है वो कौन सी होगी? बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेसल कैविटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, proliferation of fibrous tissues and damage of the alveolar walls, reduction in the secretion of surfactants by pneumocytes। तो सही आंसर यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। थोड़ा सा समझिए इसको। एक अस्थमा होता है, अस्थमा डिजीज़ का आपने नाम सुना होगा। तो ये एक तरह की एलर्जी कंडीशन होती है जिसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसमें वीजिंग भी पेशेंट में आती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। और ये इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स इन दी एयर। और बहुत सारे पीपल जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके अंदर ये बीमारी जो अस्थमा है वो देखने को मिलती है, जो कि एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सही स्टेटमेंट ढूंढिए। कॉर्निया एक एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है आईबॉल की। कॉर्निया जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ, खुद को रिपेयर कर सकता है। कॉर्निया कॉन्वेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। कॉर्निया डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन का बना होता है और मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। कॉर्निया एक तरह का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, और जो उसका काम रहता है वो क्या करता है, कवर करता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई को। ये कवर करता है प्यूपिल को भी, और जो कि ओपनिंग होती है सेंटर ऑफ द आई की, आइरिस जो कि कलर्ड पार्ट होता है आई का, एंटीरियर चैम्बर जो कि फ्लूइड फिल्ड रहता है इनसाइड द आई, और जो मेन फंक्शन होता है कॉर्निया का वो होता है रिफ्रैक्ट करना और लाइट को बेंड करना। कॉर्निया के अंदर डेंस मैट्रिक्स होता है कोलेजन का और कॉर्नियल एपिथेलियम का, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है आई का। 41, तो इसका थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए आरएनए आर। जो प्यूरिन्स डीएनए में भी और आरएनए में भी मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी हम मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करते हैं टीचर्स यही एक्सप्लेन करते हैं, एडिनाइन थाइमीन, एडिनाइन ग्वानाइन, ग्वानाइन साइटोसाइन, साइटोसाइन थाइमीन। सही आंसर है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। जो प्यूरिन्स होते हैं वो एक तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एडिनाइन ग्वानाइन दोनों आ जाते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में आ जाएंगे। तो ये एडिनाइन एंड ग्वानाइन वाला सही है। नेक्स्ट 42 है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTs refers to gene expressed as RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल डीएनए सीक्वेंसेस। EST किससे रिफर करता है? सही आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। समझिए इसको, जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स होते हैं ESTs जो होते हैं वो डीएनए सीक्वेंसेस यानी कि जो जीन्स होते हैं उस जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं एज mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे किए जाते हैं। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आपने नाम सुना होगा उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो जीन एक्सप्रेस्ड RNA यहाँ पर सही आंसर है। और RNA भी कौन सा वाला है? mRNA, ठीक है, मैसेंजर RNA। नेक्स्ट, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो 43 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स, हायर प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें पाया जाता है। ये कैरेक्टराइज होता है बाय द पोजेशन ऑफ सर्टन स्पेशलाइज्ड सेल्स और सीव एलिमेंट्स, जिसमें जो इनका फंक्शन होता है वो होता है कि मेजर चैनल बनाना of rapid conduction of sugars over the fairly long distances in the plant body। इसके साथ साथ जो सीव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पेरेन्काइमा सेल्स के साथ आते हैं, उसके साथ आते हैं यूजुअली मोर देन वन टाइप के साथ, और फ्रीक्वेंटली इंक्लूड करते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को। फ्लोएम जो रहता है वो जिम्नोस्पर्म से बना होता है, और इसके अंदर फ्लोएम जो रहता है जिम्नोस्पर्म के अंदर का, उसके अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों ही नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बताइए जिसमें एक इंडिविजुअल में ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है और वो स्टेराइल होता है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो सही आंसर है यहाँ पर 44 का सेकेंड वाला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम रहता है ये कंडीशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर आ जाता है। तो जिन इंडिविजुअल्स को, जिन पेशेंट्स को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है उनमें ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलती है, यानी कि 44 प्लस, ये मैंने इंटू नहीं लगाया प्लस लगाया है, प्लस XXY, ऐसा सेट इनका बन जाता है। तो 47 हो जाते हैं इक्वल टू में। ठीक है, 47 ही बन जाते हैं, और ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया यानी कि इनका ब्रेस्ट जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, सो दे वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट्स। नेक्स्ट देखना पड़ेगा 45,
Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. जो grass leaves होती है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है ड्राई वेदर के अंदर, तो रीज़न क्या होगा? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लेसिडिटी ऑफ बिलिफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल, टाइलोसिस इन वेसल्स। तो सही आंसर सेकेंड ऑप्शन है, फ्लेसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं अपर सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपर और बहुत सारी ग्रासेस के ऊपर। ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं ड्यू टू वाटर लॉस, और जो लॉस होता है टर्गर प्रेशर का इन सेल्स के अंदर वो कॉज करता है लीव्स को रोल अप करने के लिए, तो ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो जब ड्राई कंडीशंस आती है, पानी की कमी होती है, तो इसकी लीव्स रोल कर जाती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 46 ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको फॉलोइंग फीचर्स को कंसिडर करना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। अब इसमें से नीचे थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। इसमें से पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें इसमें से ऑफ एनिमल ग्रुप्स जिसमें सारे अबव कैरेक्टर्स आ जाए। जो ऊपर हमने कैरेक्टर्स पढ़े मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ जिससे थोड़ा वो भी दिखे। एक तो ऊपर वाला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी दो आपके सामने, तो एक ऑर्गन वाला मन में याद रखें और दो को यहाँ से देखें। तो ऑप्शंस है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा और एनालिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो सही आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ये जो तीनों होते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री भी होती है और ये ट्रू सीलोमेट्स भी होते हैं जिनमें सेगमेंटेड बॉडी भी होती है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करना ज़रूरी है, मॉलस्का वाला ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मॉलस्का होता है उसमें बाकी कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, इसी वजह से ये वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर डिस्कार्ड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर टिक कर दिया हमने। 47 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। ऐसे कौन सी कंडीशंस होगी जो रीडिंग फ्रेम mRNA की जो सामने है उसमें चेंज नहीं लाएगी। ये वाली है पूरी सीक्वेंस। इंसर्शन ऑफ जी एट द 5th पोजीशन, अगर आप जी 5th पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, डिलीशन करेंगे जी का फ्रॉम द 5th पोजीशन, इंसर्शन करेंगे ए और जी का 4th और 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली, या फिर डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th एंड 9th पोजीशंस। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th एंड 9th पोजीशन। तो कोई चेंज नहीं आएगा। समझते हैं थोड़ा सा इसको। जो रीडिंग फ्रेम है अगर mRNA की, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आने देना है, तो जो डिलीशन होगा वो कैसे होगा? GGU का डिलीशन होगा, वो भी कैसे? 7th, 8th और 9th पोजीशन से। मैं इसको थोड़ा सा नोट करूँगी यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए इसका डायग्राम। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम है यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ 5' से 3' वाला AAC, ये 3 मान लो एक है। फिर उसके बाद AGC वाले को मान लो ये 3 एक हैं AGC वाले। फिर उसके बाद GGU को मान लीजिए एक है। 3-3 के पेयर्स बना रहे हैं अभी हम। GCU का एक मान लेते हैं और AUU का एक मान लेते हैं। अब इसमें से डिलीशन होगा, यहाँ पर लिखते हैं डिलीशन, ठीक है। डिलीशन होगा तो कुछ इस तरह से ये बनेगा 5' और इधर रहेगा 3'। अब यहाँ पर बनेगा कैसे? हमने क्या बात करी? 7th, 8th और 9th पे से डिलीट करना है। 7th, 8th और 9th पे से डिलीट करेंगे तो कैसा दिखेगा? AAC तो ऐसा कैसा आएगा? एज इट इज AAC, ये तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद AGC भी आ जाएगा, AGC। उसके बाद GCU, तो देखिए GCU, ये आ गया GCU। उसके बाद आएगा AUU, ठीक है। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। आई होप समझ में आया हो क्योंकि ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है और ये लिखने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो शायद थोड़ा क्लियर ना हो, लेकिन जब ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, हम पढ़ेंगे जब हम लोग, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. There are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. सही ऑप्शन ढूंढना है हमें यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट 7 पेयर्स जो होते हैं वो तो अटैच्ड रहते हैं स्टर्नम से, सभी को पता होता है। शुरुआत के 7 पेयर्स जो होते हैं, 12 पेयर्स टोटल है। शुरुआत के 7 पेयर्स स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं
और वेंट्रली अटैच्ड होते हैं, और वो भी कैसे अटैच्ड होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज के थ्रू, इसी वजह से उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। उसके बाद एक बात आती है कि इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि स्टर्नम से जुड़ गए तो इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 7 रिब्स के अलावा, तो 12 - 7 कितना हो गया, 3, तो बचे हुए 3 रिब्स जो होते हैं उनको अगर देखें, यानी कि 8th, 9th और 10th रिब को देखें, तो ये आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं डायरेक्टली विद द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते हैं, और ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। और जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं इनमें भी, यानी कि 7th, 8th, 9th और 10th के नीचे वाले, 8वें, 9वें और 10वें तो इन 3 में आ गए थे, 8, 9, 10। इसके अलावा भी जो 11वें और 12वें वाले होते हैं, मैंने शायद यहाँ माइनस में गड़बड़ कर दी थी, है ना, तो उसके बाद भी आखिरी के जो 2 वाले होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, और भी फ्री होते हैं, क्योंकि ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते, वेंट्रली इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सारी बातें थी यहाँ पर। The shorter and the longer arms of a submetacentric chromosomes are referred to as। shorter और longer arms submetacentric की क्या कहलाएंगी, S arm, L arm, P arm, Q arm, Q arm, P arm, M arm, N arm रिस्पेक्टिवली। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। सेकंड ऑप्शन वैसे तो सही है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 आर्म्स होते हैं, जिसको लेबल किया जाता है, पी वर्ड होता है शॉर्ट आर्म्स के लिए, और जो क्यू वर्ड होता है वो लॉन्गर आर्म्स के लिए यूज होता है। तो शॉर्टर के लिए पी, लॉन्गर के लिए क्यू। और जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से एक आर्म शॉर्टर हो जाता है और एक आर्म लॉन्गर हो जाता है। तो पी और क्यू वाला वर्ड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, Xylem translocates water only, water mineral salts only, water mineral salts and some organic nitrogen only, water mineral salts, some ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4th ऑप्शन। जाइलम वाटर, मिनरल सॉल्ट्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स को ट्रांसलोकेट करता है, और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी होता है, ये भी आपको पता होगा, तो ये तो नॉर्मल था। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन दी सीड इज नोन एज। वो न्यूसिलस जो कि सीड में बाद में भी परसिस्ट करता है, रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? चलाजा, पेरिस्पर्म, हाइलम, टेगमेन। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पेरिस्पर्म। जो कुछ सीड्स होती है जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, रेमनेंट्स, तो उनमें जो रेमनेंट्स होते हैं न्यूसिलस के वो परसिस्टेंट रहते हैं। ये जो परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। ये सीड्स में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू के फॉर्म में इसकी लेयर दिखाई देती है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सेप्रोफाइट जो रहते हैं उनका ऑप्शन देखिए, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजिशन वाली लाइन दिखाई दे रही है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिल्कुल सही। तो ए का तो 2 कर देंगे। पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, तो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। लिचेंस वाले पॉइंट में ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो अब ढूंढिए एल्गी और फंजाई किधर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ 4th में दिख रहा है, तो लिचेंस तो यहाँ जुड़ जाएगा, और माइकोराइजा का ये वाला हो जाएगा। तो अब ऐसे ऑप्शन, तो देखिए हमने क्या करा था, नॉर्मल में ए को हमने 2 के साथ जोड़ा था, बी को यानी पैरासाइट को हमने 3 के साथ जोड़ा था, उसके बाद सी को हमने जोड़ा है 4 के साथ, और उसके बाद डी को हमने जोड़ा है 1 के साथ। 2, 3, 4, 1 का सीरीज ढूंढना है। सबसे अच्छा बात यहाँ पर ये देख लेते हैं हम फटाफट। तो 2, 3, 4, 1 की सीरीज देखिए ज़रा। 2 यहाँ पर है, उसके बाद 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 1, यहाँ पर भी 2 है, 2, 3, 4, 1, ये रहा 2, 3, 4, 1। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यूज़ किया जा सकता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज के अंदर, ट्राइकोडर्मा, एनाबियाना, क्लोरेला, लैक्टोबैसिलस। आप देखिए नीट 2019 पेपर पे बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस है, तो कोई अच्छा वाला टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं कि कुछ काम का नहीं है, तो इसको पढ़ के जाना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बहुत इफेक्टिव बायोलॉजिकल मीन होता है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली सॉइल बॉर्न के लिए, और ये एक तरह का फ्री लिविंग फंगस होता है जो कि सॉइल और रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये रिड्यूस करता है ग्रोथ, सर्वाइवल और इन्फेक्शंस को जो कि पैथोजन कॉज कर देते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाइक कॉम्पिटिशन, एंटीबायोसिस, माइकोपैरासिटिज्म, हाइफल इंटरेक्शन एंड एंजाइम सिक्रीशंस। तो ट्राइकोडर्मा आंसर है। नेक्स्ट,
What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml, and at the end of ventricular systole is 50 ml? 50 beats per minute, 75 beats per minute, 100 beats per minute, 125 beats per minute. थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, 100 बीट्स पर मिनट. अब जो कार्डिक आउटपुट होता है वो एक तरह का प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट का, जिसको HR भी कहते हैं, और जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होती है पर मिनट, जिसको BPM कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जिसको SV कहते हैं, ये सभी वॉल्यूम होते हैं ब्लड, विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल पर बीट. दस मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ कार्डियक आउटपुट का. कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. सो एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो जो कार्डियक आउटपुट है वो बोल रहे हैं 5 लीटर है. ठीक है, 5 लीटर को ज़रा ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ml हो जाएगा, 5000 ml. ठीक है, तो ये तो हो गया कार्डियक आउटपुट. ये गिवन है क्वेश्चन में. ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल बताया है, वो है 100 ml, और जो ब्लड वॉल्यूम है इन दी वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ सिस्टोल है वो बताया है 50 ml क्वेश्चन के अंदर. इसी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो शुरुआत का ब्लड वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स पे एट द एंड ऑफ डायस्टोल वो था 100 माइनस, और जो 50 दिया था जो एंड ऑफ द सिस्टोल पे था वो 50 ml का था, तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम तो आ जाएगा 50 ml. ये हमने कैलकुलेट करा है, स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं था, वो जो डायस्टोल का एंड और उसका एंड बताया ना सिस्टोल का एंड, उससे मैंने कैलकुलेट करा है 100 माइनस 50 करके. तो ओ शिट, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया गलती से, फिर से लिखना पड़ेगा. स्ट्रोक वॉल्यूम तो 50 ml हमने अभी फाइंड आउट कर लिया था. कार्डियक आउटपुट हमने उसको ml में कन्वर्ट करके कार्डियक आउटपुट लिखना चाहिए, 5000 ml हमने बना लिया था. और फॉर्मूला आप फिर से लिख लेते हैं, उसमें कोई बड़ा डील नहीं है. तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये फॉर्मूला था. तो अब डायरेक्टली पुट कर देंगे, 5000 यहाँ पर आएगा, SV की जगह आ जाएगा 50, HR पूछा गया है, हार्ट रेट पूछा गया है, HR पता नहीं क्या हो रहा है, ये लिखा है नहीं जा पा रहा है, HR है. मैं अगर क्लियर करूँगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा, HR है यहाँ पर. ठीक है, अब ज़रा समझिए, यहाँ इनटू है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, बहुत नॉर्मल से कर देते हैं. क्लियर करें अब सब, 5000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 500 500, तो आ जाएगा आंसर 100 बीट्स पर मिनट उसका हार्ट रेट होगा. अब ढूंढिए आंसर, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे ऐसे नॉर्मल चीज़ों को भी कंफ्यूजन में लेके छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. बायो का मैथ्स तो बहुत सबसे अच्छा होता है. नेक्स्ट, Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons into the atmosphere? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि एम करता है जिसमें इमिशन जो हो रहा है CFCs का एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करना है? मोनोट्रील प्रोटोकॉल, कायोटो प्रोटोकॉल, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. फर्स्ट ऑप्शन सही है, मोनट्रील प्रोटोकॉल उसको कहते हैं. मोनट्रील प्रोटोकॉल जो है सब्सटेंसेस जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, उसके लिए बनाया गया है. मोनट्रील प्रोटोकॉल कहलाता वो, और ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 1987 में बनाया गया था. इसको इसीलिए डिज़ाइन किया गया था जिससे कि प्रोडक्शन और जो इंपोर्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का वो कम हो जाए. 56. Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for making plastic sack, used as a fertilizer, construction of roads, making tubes and pipes. पॉलीब्लेंड एक तरह का फाइन पाउडर होता है जो कि रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है, और इसको गुड मटेरियल कैसे कहा गया है, किन चीज़ों के लिए कहा गया है? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के अंदर यूज़ करते हैं. इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत. एक ह्यूमन है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मिस्टर अहमद खान. ठीक है, उन्होंने क्या करा था, आपने अगर इनकी पूरी सुनी होगी, ये बहुत वायरल भी हुई थी वीडियोज़ इसके ऊपर. तो मिस्टर अहमद खान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के, उन्होंने डिस्कवर किया है एक सॉल्यूशन को जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं वेस्ट प्लास्टिक के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. उन्होंने रोड्स के अंदर प्लास्टिक जो कि जिसका कोई यूज़ नहीं बचता है एंड में, उसका यूज़ करके दिखाया था. उनकी कंपनी ने डेवलप किया था एक टेक्नोलॉजी को जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको पॉलीब्लेंड
ब्लेंड के अंदर उन्होंने बदल के बताया, जो कि लेइंग ऑफ रोड्स के अंदर उन्होंने हेल्प की थी। पॉली ब्लेंड डेवलप किया गया था मिक्स्ड, जिसमें जो प्लास्टिक है उसको बिटुमेन के साथ मिक्स करा था उन्होंने। जो बिटुमेन है जब उसको प्लास्टिक के साथ मिक्स करते हैं, प्लास्टिक के पॉलीमर के साथ मिक्स करते हैं, तो एक एग्रीगेट बन जाता है पोर्शन ऑफ बिटुमेन का, जो कि डिफ्यूज कर जाता है थ्रू द पॉलीमर लेयर और एक बाइंड बन जाता है एग्रीगेट का। तो इस प्रोसेस के टाइम पे 3D इंटरनल क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बने थे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देखने को मिली। देयरफॉर ये जो ब्लेंड रहता है, तो ये जो ब्लेंड रहता है ये बहुत इफेक्टिव होता है फॉर लेइंग रोड्स, और जो कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज स्लाइटली हाई, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, बट वो जो प्लास्टिक इतना सारा इस दुनिया पे बन गया उसको कंपनसेट करने के लिए, और ये चीज़ अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी है, इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ भी है इस रोड की, तो ये वाली चीज़ थी। तो इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ब्रिजेस वगैरह के अंदर भी। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी, इसके ऊपर एक दूसरी तरह से क्वेश्चन बनता है कि ये जो आइडिया था वो पॉली ब्लेंड का, वो किसने दिया था? तो वो मिस्टर अहमद खान ने दिया था। वो यहाँ पर नाम नोट कर रही हूँ, स्पेलिंग देख लेना, अहमद खान नाम था उनका। और के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाली बात भी याद रखनी है, वो के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे, हैं मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? किसमें हार्मोन का यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में? लैक्टेशनल एमनोरिया में पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, CUT, कॉपर टी जिसको कहते हैं, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड्स। तो हार्मोन का यूज़ किस में होगा? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट है यहाँ पर सही, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होती है सभी इन्वॉल्वमेंट के साथ हैं हार्मोन्स के। लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जो कि बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल्स डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब फीमेल्स लैक्टेशन, जो मदर्स हैं वो लैक्टेशन शो कर रही होती हैं, उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता, फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो मेजर हार्मोन होता है यहाँ पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, और वो प्रेजेंट होता है सफिशिएंट क्वांटिटीज में इन ऑलमोस्ट ऑल वीमेन टू अलाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल लैक्टेशन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जाए तो उसमें आ जाते हैं ECP, जिसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स कहा जाता है, ECP, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि LNG-20, जिसमें उसका फुल फॉर्म होता है लेवनोर गेस्ट्रिल, यूलिप्रिस्टिल एसीटेट, CUT और बैरियर मेथड। इन दोनों का अगर देखें, अगर CUT यानी कॉपर टी और बैरियर मेथड को देखें तो इसमें कोई हार्मोनल रोल का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 58, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो ड्रग हेरोइन है वो कैसे बनता है? तो ऑप्शन है मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, या फिर नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसाइटेलेशन ऑफ मॉर्फिन के थ्रू ये बनता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मतलब कहना चाहिए 12th क्लास की बुक होती है उसमें मिल जाएगी आपको। वैसे इसको कॉमनली हेरोइन को स्मैक कहा जाता है, और केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो रहता है वो जो ये इसका पूरा नाम होता है, तो होता ये है कि जो रेजिन होते हैं पॉपी सीड्स के, यानी कि पेपेवर सोमेनिफेरम, वहां से जो पेपेवर सोमेनिफेरम प्लांट्स होते हैं वहां से इन्हें बनाया जाता है। ये मिल्की सेप लाइक ओपियम जो रहता है फर्स्ट वहां से रिमूव किया जाता है पॉड ऑफ दी पॉपी फ्लावर से। फिर जो ओपियम है उसको रिफाइन किया जाता है जिससे कि वो मॉर्फिन बनता है। फिर उसको फर्दर रिफाइन करते हैं तो मॉर्फिन से हीरोइन बनता है। और जो सिंथेसिस होता है हीरोइन का वो एक सिंपल 1 स्टेप एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है, जो कि टिपिकली फॉर्म होती है बाय द एडिशन of large excess of acetic anhydride directly to morphine followed by heating the resulting solution to or near boiling। तो ये सारी बातें होती है। और जनरली जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर रहता है वो आइसोलेट किया जाता है बाय ट्रीटिंग द कूल्ड रिएक्शन मिक्सचर विद सोडियम कार्बोनेट एंड कलेक्टिंग द हेरोइन बेस बाय फिल्ट्रेशन। ज्यादा आपकी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसाइटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन भी काफी होगा अभी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं
Which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है ओजोन एंड अमोनिया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। गैसेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है रेडिएंट एनर्जी को विद इन दी थर्मल इंफ्रारेड रेंज। और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, ऑलरेडी सबको पता होता है। और जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। और विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज अगर हम देखें तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होता, इतनी ठंडक होती। ग्रीन हाउस इफेक्ट से वार्मथ मिलता है अर्थ को, थोड़ी गर्मी मिलती। तो अगर वो नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इतना कम टेम्परेचर होता अर्थ के ऊपर, जिसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप कह सकते हैं। सो रादर देन दी प्रेजेंट एवरेज, जो अभी फिलहाल नॉर्मली जो टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 माइनस नहीं है इसके पीछे। तो नॉर्मली 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है अर्थ का, जिसको 59 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता और उसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड? इनमें से ऐसा कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट किया जा सकता है? टिटेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीमिया ग्रेविस, बोट्यूलिज्म। तो सही राइट आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरह की इनहेरिटेबल डिजीज है जो कि ग्रेजुअली मसल्स के अंदर वीकनिंग प्रोवाइड करती है, यानी मसल्स वीक होने लगती है, जिसकी वजह से एक इंक्रीजिंग लेवल उनमें आ जाता है डिसेबिलिटी का। और वहीं ये जो बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर थे, दैट इज टिटनी, माइस्थीमिया ग्रेविस, बोट्यूलिज्म, ये तीनों ही चीजें नॉन इनहेरिटेबल डिजीजेस, यानी इनहेरिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? इनमें से ऐसे कौन से equipments हैं जो कि essentially required होते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए लार्ज स्केल पर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में हेल्प करते हैं? BOD इंक्यूबेटर, इंडस्ट्रियल ओवन, स्लज डाइजेस्टर, बायोरिएक्टर। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर बायोरिएक्टर वो सही है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं अगर जब उन्हें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होता है तो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं इस काम के लिए वो होते हैं बायोरिएक्टर्स। और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी बायोरिएक्टर्स की ही जरूरत पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो कंसेप्ट था रिगार्डिंग सेल डिवीजन सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? रुडोल्फ वर्चोव, थियोडोर श्वान, श्लीडन एंड एरिस्टोटल। तो सही आंसर है रुडोल्फ वर्चोव। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के बारे में जो भी थ्योरीज वगैरह हैं वो इन्होंने ही दी थी। आपने अगर सेल चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें ये वाला बहुत कॉमन कहना चाहिए क्वेश्चन रहता है। तो cells are made from pre-existing cells, नॉर्मली इसका पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, What is the fate of male gametes discharged in synergid? ऐसे मेल गैमेट्स जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज किए जाते हैं उनका फेट, उनकी किस्मत क्या होती है? 1 fuses with the egg, others degenerate in the synergid. All fuses with the egg, 1 fuses with the egg, others fuses with synergid nucleus, 1 fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei. तो सही आंसर फोर्थ ऑप्शन है कि 1 fuses with the egg, एक सेकेंड, 1 fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो 2 मेल गैमेट्स जो रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि डिस्चार्ज किए जाते हैं सिनर्जिड्स के अंदर, जिसमें से एक तो जो होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, वहीं जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं उसके साथ फ्यूज करता है जो कि सेंट्रल सेल के अंदर होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर एक रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन तो नहीं कहना चाहिए, फ्लो चार्ट टाइप चीज होती है। तो एग जो होता है उसकी तो प्लॉइडी हो जाती है N, और उसके साथ एक मेल गैमेट उसके साथ मिलता है। तो मान लीजिए मेल गैमेट है यहाँ पर, इसकी प्लॉइडी भी हो जाती है N, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑफकोर्स जाइगोट बनाएंगे, क्योंकि इसमें ओवम और स्पर्म ओवम तो नहीं कहना चाहिए, एग और मेल गैमेट कहना चाहिए, वो यहाँ पर है। तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट की जो प्लॉइडी हो जाएगी वो 2N हो जाएगी। वहीं जो दूसरी तरफ एक और मेल गैमेट है उसका काम समझते हैं, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है उसके साथ फ्यूज करता है। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2N,
और जब वो मेल गैमेट भी इसके पास आकर फ्यूज करता है, जो सेकंड मेल गैमेट है उसकी प्लॉइडी होती है एन। तो अब जो चीज इसके बाद बनेगी उसको कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो चीज बनती है वो क्या होती है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, नॉट अ जाइगोट, ठीक है। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी अब क्या हो जाएगी, 2n+1 3n हो जाएगी। जैसे ऊपर 2n बनी थी लेकिन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की 3n होती है। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के अंदर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस दी सेल्यूलर एक्टिविटीज। स्टेरॉयड हार्मोन्स कैसे सेल्यूलर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंजिंग दी परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन दी सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज सेकेंड मैसेंजर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, जो कि है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, टारगेट सेल तक पहुंच सकते हैं और एडहेयर भी कर सकते हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं टू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, जो कि साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि बाइंड करता है डीएनए सीक्वेंस के साथ। इसको हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट भी कहा जाता है और फिर ये ट्रिगर करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को एंड ट्रांसलेशन को। थोड़ा एक्स्ट्रा था लेकिन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Which of the following pair of organelles does not contain DNA? DNA किसके अंदर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इज लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनके अंदर डीएनए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन लोकस हैज 2 एलील्स ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दो लोकस है जीन के अंदर, दो लोकस जीन के लोकस पर 2 एलील्स है, एक बड़ा ए और एक छोटा ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए की अगर 0.4 है अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन के अंदर वो क्या हो जाएगी। एंड ऑप्शंस आपके सामने है। पहले तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है तो समझते हैं इस चीज को। जो फ्रीक्वेंसी होती है डोमिनेंट एलील, ठीक है, जो कहना चाहिए बड़े पी की, हम लिखते हैं यहाँ पर बड़ा वाला जो पी है उसकी बताइए 0.4, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ उसको। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है रेसेसिव एलील की जो कि Q होना चाहिए, वो क्या हो जाएगी। अगर P इसको मान रहे हैं क्योंकि जो डोमिनेंट एलील होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर P = 0.4 लिख दिया। अब छोटे वाला जो रेसेसिव एलील है यानी छोटा वाला A है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए Q का यूज किया जाता है। और एक फॉर्मूला होता है कि जो अगर मैं Q से आपको वो फॉर्मूला बताऊं तो Q = 1 - P, फॉर्मूला ऐसा होता है, Q = 1 - P, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो अब Q का फॉर्मूला ये है, तो अगर मैं 1 में से -0.4 को माइनस कर दूं, 1 - 0.4 कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 - 0.4 करना है हमें यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.6। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6। थोड़ा क्लियर करते हैं, तो P की वैल्यू तो हो जाएगी 0.4 और Q की वैल्यू हो जाएगी 0.6। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की यानी A और कैपिटल A, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, P² की वैल्यू पूछिए, P² की वैल्यू पूछिए तो क्या करेंगे, 0.4 को स्क्वायर कर देंगे, डबल ए जब भी आएगा आंसर में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.16 AA, ठीक है। अब ढूंढिए 0.16 AA का दिख रहा है, ये 3 ऑप्शन में, यानी ऊपर वाला तो पूरी तरह डिस्कार्ड होने वाला है। यहाँ से हमें 3 तो यहाँ मिलेंगे। अब नेक्स्ट, ये तो बात होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की, यानी कि कैपिटल A और स्मॉल a, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2TQ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 × P की वैल्यू है 0.4 × 0.6 हमने कैलकुलेट की थी अभी, Q की वैल्यू 0.6 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है पर आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे वर्ड्स के साथ साथ समझिए। तो आंसर यहाँ कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 0.48 AA, तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी, बड़ा A स्मॉल a की। अब ढूंढिए हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस में कहाँ पर दिख रहा है 0.48 AA, यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये जो है ये वाला सही होने वाला है, बाकी में तो कहीं है नहीं। लेकिन फिर भी डबल चेक करने के लिए हम इस वाले को चेक करने के लिए फिर से कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट में 0.36 आता है या नहीं। तो अब देखते हैं, अब लास्ट में क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी जो है होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स की, यानी कि छोटा a, इसकी क्या हो जाएगी। तो इसको Q² से कैलकुलेट करते हैं। 67 मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स।
जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसके एक एक करके कैरेक्टर्स यहाँ पर देखेंगे तो उससे आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल पाइला को देखते हैं। पाइला जो है उसके सामने जो ऑप्शंस है उसमें आप देखेंगे तो जो आपको सही लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेट्स, रेड्यूला, मेलफिगन ट्यूब्यूल्स। तो पाइला रेड्यूला से कनेक्टेड होगा, तो ए का 3 है। पाइला जो होता है एक मेंबर होता है मॉलस्क, फाइलम मोलस्का का, और जो इसके माउथ है रहता है उसके ऊपर एक तरह का रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जो उसमें फीडिंग में हेल्प करता है, उसी को रेड्यूला कहा जाता है। बॉम्बिक्स की बात करते हैं, ये एक तरह का आर्थ्रोपोड होता है, और बॉम्बिक्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 4th है। सी है प्लूरोब्रेचिया, ये एक तरह का टीनोफोर होता है। इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के, जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो कॉम्प्लेट्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। टीनिया की बात करें तो टीनिया सोलियम का नाम आपने कभी सुना होगा। टीनिया एक तरह का प्लेटीहेलमिंथ होता है। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, और वो फ्लेम सेल्स इसको ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो टीनिया को जोड़ देते हैं फ्लेम सेल से। अब देखिए हमने पाइला को यानी कि ए को 3 से कनेक्ट करा था, फिर उसके बाद बी को हमने बॉम्बिक्स को हमने करा था, यहाँ पर मैंने बी को कहाँ करा है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से करा है, यानी बी का 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए का 3 और बी का 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है वो ए का 3 बी का 4 सी का 2 था और ये वाला। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ऐसा कौन सा इसमें ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअर करने का ड्रग जो होना चाहिए वो क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन, एस, रेप्टोकाइनेस, स्टेटिन या फिर लाइपेजेस। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्टेटिन। स्टेटिन जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर सकते हैं। ये ईस्ट यानी कि जो फंजाई होती है वहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, और वो भी स्पेशली जिस फंजाई से किए जाते हैं उसका नाम होता है मोनेस्कस परप्यूरियस, आपको नाम याद रखना है। और ये क्या करते हैं, ये जो सब्सटेंस है उसको ब्लॉक करते हैं, जिसमें जो बॉडी को कोलेस्ट्रॉल देना रहता है उस चीजों को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये नॉर्मल है, स्टेटिन इसका आंसर है। नेक्स्ट, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज आर। जो वेरिएशंस म्यूटेशन की वजह से आते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडम डायरेक्शनल, रैंडम डायरेक्शन लेस, स्मॉल डायरेक्शनल, स्मॉल डायरेक्शन लेस। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। जो ह्यूगो डी वेरीज है उनके हिसाब से म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शन लेस होते हैं। ह्यूगो डी वेरीज ने बताया था, उन्होंने ऐसा बिलीव किया था कि जो म्यूटेशन होते हैं वो स्पीसिएशन कॉज करते हैं, इसी वजह से उनमें हम कह सकते हैं सॉल्टेशन करने की चीज होती है, जिसको सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। मेल फ्रूट फ्लाई हेट्रोगेमेटिक होता है। मेल ग्रास होपर्स 50% उनके स्पर्म्स होते हैं वो नो सेक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्पर्म में रादर देन दी एग। ह्यूमन मेल्स में हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन दी अदर। तो ये सारे ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, गलत है, इनकरेक्ट बताना था, बिल्कुल इनकरेक्ट है थर्ड वाला। जो बर्ड्स होती है, इन बर्ड्स जो फीमेल हेट्रोगेमिटी होती है वो पाई जाती है, इसलिए जो सेक्स ऑफ प्रोजेनी है वो डिपेंड करती है एग के ऊपर रादर देन दी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। जैसे कि ह्यूमंस पे क्या होता है, जो मेल के स्पर्म्स होंगे उन पर डिपेंडेंट रहेगा कि बॉय बन रहा है या फिर गर्ल, और जो फीमेल के एग्स होते हैं वो तो नॉर्मल क्रोमोसोम के होते हैं, दोनों एक्सेक्स होते हैं, तो वो मतलब नल टाइप का होगा, उसमें कोई डिपेंडेंट करना या डिसाइड करने वाले डिसाइडिंग फैक्टर्स उसमें नहीं होते। पर जो डिसाइडिंग फैक्टर्स बर्ड्स में अगर हम देखें तो वो ओवम के अंदर होते हैं, ना कि स्पर्म्स के अंदर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट था। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, नोट कर कर। जो बर्ड्स होती है, फाउल्स जो होते हैं, उसमें स्पर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए A+Z टाइप 100% लिखना होता है। Z यानी कि जैसे XX क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली ह्यूमंस में, वैसे इनमें ZZ होता है, आप ऐसे समझिए। और जो एग्स होते हैं फाउल्स या फिर जो भी बर्ड्स होती है, तो उनके एग्स होते हैं A+Z या तो, और वो नहीं होगे तो A+W होगे, ठीक है। तो ये चांसेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft। किडनी ग्राफ्ट का अगर रिजेक्शन हो जाएगा तो उसमें जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी आपके हिसाब से वो क्या होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है देखकर ही समझ में आ रहा है, सेल मीडिएटेड वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो यही सही होगा। बाकी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब
चीज़ें नहीं होगी। सेल वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको समझिए थोड़ा सा। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है वो जब होता है जब जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है वो कहना चाहिए जो रेसिपिएंट की इम्यून सिस्टम है वो को समझ में नहीं आएगा तो उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, जो भी रेसिपिएंट है उसके अंदर। तो जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है वो खराब हो जाता है। अब उसकी जो बॉडी होती है वो ऐसी उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है सेल्फ और जो नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं। उसको पता होता है कि अपने सेल्स कौन से और जो बाहर के पराये सेल्स उसकी बॉडी में डाले गए वो कौन से, तो बॉडी इसको नॉर्मली पहचान सकती है। तो जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing, जो evolutionary point of view होता है, जो retention होता है female gametophyte का with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in liverworts, pteridophytes, mosses या फिर gymnosperms। तो थर्ड ऑप्शन सही है, टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो मेगास्पोर रहता है वो रिटेन रहता है फॉर सम टाइम इन फीमेल गैमेटोफाइट। हाउएवर जो परमानेंट रिटेंशन होता है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है फॉर द सीड फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो इसी वजह से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट करने पर एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो मैं पहले नॉर्मल वाला आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फेरिंग्स होती है हमेशा सबसे पहले, फिर ईसोफेगस आती है, इमेजिन करते हुए चलिए, फिर आती है क्रॉप, उसके बाद आती है गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आती है इलियम, फिर कोलॉन, फिर रेक्टम। अब जरा ढूंढिए ये सारी चीजें कहाँ नजर आ रही है आपको। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है यहाँ पर। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वो पाए जाते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन। Which of the following statements is not correct? फिर से इनकरेक्ट ढूंढना है। Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Lysosomes are membrane-bound structures. Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। Lysosomes जो होते हैं वो membrane-bound structure होते हैं, इनके ना numerous hydrolytic enzymes भी पाए जाते हैं जो कि एक्टिव होते हैं अंडर एसिडिक pH। लेकिन अब यहाँ पर बात समझिए, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बडिंग से बनते हैं फ्रॉम दी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये वाली बात यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। जो लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट। Which of the following features of genetic code allows bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? Genetic code is not ambiguous. Genetic code is redundant. Genetic code is nearly universal. Genetic code is specific. इनमें से ऐसा कोई सा फीचर बताना है जो जेनेटिक जो कोड होता है उसको अलाउ करता है कि बैक्टीरिया को अलाउ करता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो जेनेटिक कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन जो इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डायबिटीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। और ये सब हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो जेनेटिक कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। तो टीवी इसका है 500 ml और ERV जो है इसका वो 1000 ml है। तो अब उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो अब समझिए इस बात को, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन को कहते हैं। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम आता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। तो जो टीवी दी हुई वो 500 ml दी है, ERV 1000 ml दी थी। तो एक्सटर्नल कैपेसिटी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा EC इज इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस ERV। अब एडिशन आप खुद कर सकते हैं। 500 को 1000 से प्लस कर रहा है तो आंसर आएगा 1500 ml। तो आंसर यहाँ पर है। और रेसिडुअल वॉल्यूम इन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया था। सिर्फ आंसर तो दो चीजों से डायरेक्टली आ जाएगा।
मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लेकोपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा मैच द कॉलम करना है। आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर से जुड़ा होता है, फिर उसके बाद जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस से जुड़ा होना चाहिए, वाई जीन जो होता है वो परमिएस से जुड़ना चाहिए, और ए जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेस से जुड़ा होना चाहिए। लेकोपेरॉन जो होता है उसके अंदर एक वन रेगुलेटरी जीन पाया जाता है जिसको आई जीन कहते हैं, और बाकी के उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कि जेड, वाई और ए होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। मैं अभी टाइम यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, अगर एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाएगा हीमोडायलिसिस में तो क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होने लगेगा बॉडी के अंदर, नॉन एलिमिनेशन होगा एक्सेस पोटेशियम आयंस का, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा कैल्शियम आयंस का फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स है आपके सामने उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं, ये जो चारों स्टेटमेंट्स है इसमें से सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट और डी वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट था। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप ढूंढ सकते हैं आप ऑप्शंस में। तो यहाँ पर सी और डी वाला करेक्ट है, यहाँ पर है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जल्दी से इसको। डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जो कि सब्सटीट्यूट होता है, जिनकी किडनीज जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, उनके अंदर डायलिसिस करवाना होता है उन पेशेंट्स को। इसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट, सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर किया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिल्डिंग अप इन दी बॉडी, और एक सेफ लेवल जो रहता है सर्टेन केमिकल्स का ब्लड में उसको मेंटेन करवाना होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि ब्लड प्रेशर उन किडनी पेशेंट्स का कंट्रोल रहे और उनके अंदर रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम आयंस का वो फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी देखने को मिलता है, और जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो भी इनमें रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस्ड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट, मैच दी होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। अब ब्रेन साइज के हिसाब से इनको जोड़ना है। होमो हैबिलिस जो होता है उसका ब्रेन साइज होता है 650 से 800 सीसी। होमो निएंडरथैलेंसिस का होता है 1400 सीसी, तो ये नीचे आ जाएगा। होमो इरेक्टस का होता है 900 सीसी, और होमो सेपियंस का यानी कि हम लोग 1350 सीसी वाले हैं। और ये सारी चीजें होमिनिड्स और उनके ब्रेन साइजेस के बारे में। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में ढूंढना है यहाँ पर। वॉल्ट्स LNG-20, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, लिपिस लूप मल्टीलोड 375। तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस होते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाते हैं, जिसमें यूटेरस को वो अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, और जो सर्विक्स होता है उसको होस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए। तो ये सारे IUDs हैं। 82 करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स की इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, बस ऑप्शन ज्यादा देते तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आती है, फिर उसके बाद रेटेड टेस्टिस आती है, वेसाइफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रल मीटर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। What is the direction of movement of sugars in phloem? phloem के अंदर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है शुगर्स का? तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। मैं पहले डायरेक्टली टिक कर देती हूँ। जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है उसको मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये बेस्ट सपोर्टेड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ सेप को थ्रू दी फ्लोएम, और इसको अर्न्स्ट मंच नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था, और एक जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, वो 1930 की बात थी। हाई कंसंट्रेशन जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, पर्टिकुलरली शुगर का, तो इनसाइड दी सेल्स ऑफ फ्लोएम एट अ सोर्स सच एज लीफ क्रिएट्स अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, जिसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स भी कहते हैं, that draws water into the cells from the adjacent xylem। इसकी वजह से एक टर्गर प्रेशर अंदर बन जाता है जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है फ्लोएम के अंदर। मूवमेंट जो होता है फ्लोएम सेप का वो अकर करता है एक बल्क फ्लो की तरह, मास फ्लो की तरह, फ्रॉम शुगर सोर्सेज टू शुगर सिंक। और जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में वो बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम सेल्स के अंदर अगर बात होती तो वो यूनिडायरेक्शनल होता, लेकिन फ्लोएम के अंदर वो बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम सेल्स में भी अगर यूनिडायरेक्शनल है तो अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है। और जो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है वो कपल्ड रहता है वो विद द फैक्ट दैट द सेप कैन नॉट मूव विद ईज बिटवीन एडजेसेंट सीव ट्यूब्स। और ये एक अनयूजुअल होता है कि जो सेप रहता है वो एडजेसेंट सीव ट्यूब से भी फ्लो कर सकता है इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत एक्स्ट्रा बात हो गई, आप सिंपली बाई डायरेक्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट फिर से ढूंढना है आपको। तो वायराइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरसेस में होता है उनका प्रोटीन कोट। प्रियॉन्स जो
होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वायरसेस के, या तो वो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं, ना कि प्रोटीन होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म जो रहता है इनमें दो बेसिक कंपोनेंट्स का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड जिसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए आते हैं, और एक प्रोटीन कोड का बना होता है। जो कैप्सिड होती है वो भी यहाँ पर रहती है, और कैप्सिड का काम होता है एक शेल की तरह वर्क करना, जिससे कि वो प्रोटेक्ट करती है वायरल जीनोम को फ्रॉम न्यूक्लियसेस, एंड विच ड्यूरिंग इन्फेक्शन अटैचेस द वायरियन टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एक्सपोज्ड ऑन द प्रोस्पेक्टिव होस्ट सेल। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? पार्टिकल्स को म्यूकस के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए। ह्यूमंस में ये जो सेल्स होते हैं वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैं जनरली नॉर्मल वे में कह देती हूँ, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में ही होते हैं। देखकर ही समझ में आ रहा है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम होती है वो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। इनका फंक्शन होता है पार्टिकल्स को या फिर किसी भी म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर जाना ओवर दी एपिथेलियम। ये तो सबको पता होता है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। मॉरल्स और ट्रफल्स जो होता है एडिबल डेलिकेसीज होती है। क्लेविसेप एक सोर्स होता है एल्केलॉइड्स और एलएसडी का। कोनिडिया जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक्सोजिनसली, एंड एकोस्पोर्स एंडोजिनसली। ईस्ट फिलामेंटस बॉडीज के साथ उनके अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं। तो इनकरेक्ट ढूंढना है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि ये बात गलत कही हुई है। ईस्ट जो होती है वो यूनिसेल्युलर सेक फंजाई होती है। इनके अंदर कोई भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ या फिर जिसको हाइफे बोलते हैं वो नहीं पाए जाते। तो इन्होंने कहा था पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सुटेबल मेथड क्या होती है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के लिए? शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, बरी द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर, डंप द वेस्ट विद इन कवर अंडर डीप ओशन, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। तो सबसे अच्छी मेथड जो होती है वो फोर्थ वाली होती है कि वेस्ट को रॉक्स के अंदर डीप बिलो द अर्थ सरफेस गाड़ देना चाहिए। तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि जो स्टोरेज होता है न्यूक्लियर वेस्ट का आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर्स एंड बरीड विद इन दी रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज 500 मीटर डीप। उसको गाड़ना होता है, बरी करना होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना होगा। तो ऑप्शंस है एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड, एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। सेकंड ऑप्शन है जो यहाँ पर वो इनकरेक्ट है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि क्लीव करता है डीएनए को फ्रेगमेंट्स के अंदर, जो कि नियर द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स भी हो सकता है या सीधे वहीं पर भी हो सकता है विद इन मॉलिक्यूल्स, जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो वन क्लास के होते हैं, ब्रॉडर एंडोन्यूक्लियस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट स्पीशीज वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 से 5 किलोग्राम। 90% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 से 3.3 किलोग्राम्स सर्वाइव, वेयरएज 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद द वेट्स फ्रॉम 2 से 2.5 किलोग्राम्स या फिर 4.5 से 5 किलोग्राम डाई। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन या फिर साइक्लिक सिलेक्शन? सेकंड ऑप्शन सही है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की कहा जाता है। ये एक नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसमें जो पॉपुलेशन मीन रहता है वो स्टेबलाइज करता है एक पर्टिकुलर नॉन एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यू के ऊपर, और ऐसा माना जाता है कि जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है ऑफ एक्शन फॉर नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज मोस्ट ट्रेट्स जो रहते हैं वो अपीयर नहीं करते टू चेंज ड्रास्टिकली ओवर टाइम। नेक्स्ट चलिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको पता है इसको, तो मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तो आपको पता होगा। सेकंड ऑप्शन अलग ही सही नजर आ रहा है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कैरोलस लीनियस से दिया जाता है। रूल्स आपको अच्छे से पता ही है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही इसके बारे में हम बहुत देर तक पढ़ते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। एंड 90 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड